मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वॉरलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड है। अध्याय 3711 से 380। ये प्रतियोगिता मध्य क्षेत्र के वॉक मैदानों में आयोजित की जानी थी। ये स्थान केंद्रीय शहर के नज़दीक था, इसलिए कुछ बड़े बड़े संघों की शाखाएं पास में ही थीं, जो किसी अप्रत्याशित स्थिति के उत्पन्न होने पर संसाधन और कार्मिक भेज सकते थे। मैगी की चमत्कारिक क्षमताओं के कारण वॉक मैदानों के हृदय स्थल को एक विशाल मैदान में बदलने में कुछ ही महीने लगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही कुछ मैगी बसने और व्यापार करने के लिए आ गए थे। इस प्रकार सरहद पर कुछ मेले शुरू हो गए थे। कई मेले एक साथ मिल गए, जिससे एक अल्पविकसित मैगस शहर का निर्माण हुआ। यदि यह प्रतियोगिता बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाती है तथा युद्ध परिषद इसे नियमित आयोजन बनाने की योजना बना रही है, तो ये स्थान वास्तव में एक नया मैगस शहर बन सकता है, यहाँ तक कि अन्य 4 क्षेत्रों के शहरों को भी पीछे छोड़ सकता है। अल्पविराम। मैगी की लहरें हर जगह से उमड़ पड़ी और पूरे क्षेत्र को भर दिया। ऐसा हलचल भरा दृश्य देखकर बेलिन ने एक गहरी सांस ली और अपना लबादा उतार दिया और फिर तेजी से एक सड़क से भाग गया। वह तेजी से चला और 7-8 चक्कर लगाने के बाद एक घर के सामने पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। काचा तारांकन दरवाजा थोड़ा सा खिसका और एक संकरी दरार बन गई और एक जोड़ी सतर्क आंखें प्रकट हुईं। ये समझने के बाद कि यह बेलिन है, आंखें अंधेरे में गायब हो गईं और फिर दरवाजा खोल दिया। बेलिन बगल की ओर मुड़ी और दरवाजा पूरी तरह से खुलने न देते हुए अंदर घुस गई। अंदर एक छोटा सा कमरा था। तेल के दीपक से मंद टिमटिमाती पीली रोशनी निकल रही थी, जबकि आरोन, विनाश और मेम्फिस सभी चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। मेम्फिस की स्थिति सबसे खराब थी। न केवल उसके चारों ओर कई काली पट्टियां थीं, जिससे वह मम्मी जैसा दिख रहा था, बल्कि उसके कानों में एक बड़ी कील ठोकी गई थी, जिससे एक बड़ा छेद दिखाई दे रहा था। अरे, मैं इस अजीब रूप से कब मुक्त हो पाऊंगी? मेम्फिस ने अपने हाथों को ऊपर उठाया, जिन पर पट्टियां बंधी हुई थीं, तथा वह मम्मी की तरह दिख रहा था, तथा विरोध कर रहा था। कुलीन वर्ग के पूर्व सदस्य होने के नाते वह लो प्रोफाइल रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बेलिन ने समझाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। इस स्थान पर रक्त रेखा आभा संसूचन मंत्र संरचनाओं का उपयोग करके निगरानी की जा रही है। भले ही आप वर्तमान में मनुष्यों का पक्ष ले रहे हों, लेकिन हम ये तथ्य उजागर नहीं होने दे सकते कि आप एक डार्क एल्फ हैं। विनाश ने मेम्फिस की ओर देखा। उससे परेशान मत हो। उसे अभी रोका गया है और वह ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए बाहर जाना चाहता है। महाराज, बाहर का हाल कैसा है? हारून ने इशारे से बताया कि वह सुन रहा है। यहाँ बहुत अधिक संख्या में मैगी एकत्रित हैं। मैं लॉन्गबॉटम और अन्य लोगों को नहीं ढूंढ सका, इसलिए बहुत संभव है कि उसने अपना रूप बदल लिया हो या फिर कहीं छिपा हो। बेलिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम उन्हें केवल प्रतियोगिता के दौरान ही पकड़ सकते हैं। प्रतियोगिता? क्या आपका मतलब है कि आप प्रतिभाशाली मैगी प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना बना रहे हैं? एरोन को बात तुरंत समझ आ गई। हाँ, ये सही है। मैं केवल 30 वर्ष का हूँ और बायोबूस्टर्स को प्राचीन मैगी की एक शाखा माना जाता है। उस स्थिति में मैं प्रवेश हेतु योग्यताएं पूरी करता हूं। बेलिन हंसा। केवल प्रतियोगिता में ही मुझे लॉन्गबॉटम से मिलने और उसे वापस लौटने के लिए राजी करने का मौका मिलेगा। बेलिन बुदबुदाया। विनाश और आरोन, जो जानते थे कि नियति की आदर्शवादिता की कमी का ये बच्चा फिर से अपनी पहचान बना रहा था, केवल आहें भर सके। ईमानदारी से कहें तो भाग्य का ये बच्चा मूलतः परिपूर्ण था, लेकिन उसका दोष उसकी दयालुता में था। ट्वाइलाइट जोन में दयालुता एक ऐसी चीज थी जो किसी के पास नहीं हो सकती थी। देर सवेर बेलिन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हारून और विनाश ने एक दूसरे को देखा, मानो उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। बेलिन इस बात से पूरी तरह अनजान थी। वह अभी भी लॉन्गबॉटम के लिए आहें भर रही थी। उनकी यादों में लॉन्गबॉटम हमेशा एक अच्छा बच्चा रहा था। क्या हुआ था? अल्पविराम। पंजीकरण स्थल पर हरे वस्त्र पहने एक पीला जादूगर बाहर आया। हे लेलिन, बेलिन, मैं यहाँ हूँ। लॉन्गबॉटम के स्वरूप में भारी परिवर्तन आ गया था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति को इस हद तक दबा दिया गया था कि वह अर्ध परिवर्तित जादूगर जैसी हो गई थी। वॉक मैदानों में शक्ति का ये स्तर औसत दर्जे का माना जाता था तथा आकर्षक नहीं माना जाता था। यह अज्ञात था कि पंजीकरण स्थल पर जांच मंत्रों से बचने के लिए उसने कौन सी विधियों का प्रयोग किया था। युवक ने प्रतियोगिता क्षेत्र के केंद्र की ओर देखा। घृणा, उल्लास और भावनात्मक संघर्ष, ये सब उसके चेहरे पर झलके और फिर गायब हो गए। उसने जल्दी से अपना कोट उठाया और अपना चेहरा छिपाने के लिए हुड का इस्तेमाल किया और भीड़ में गायब हो गया। लेलिन को कुछ हद तक इन लोगों के आने का आभास हो गया था, लेकिन वह फिलहाल उनसे परेशान नहीं हो सकता था। वह अपनी निजी प्रयोगशाला में थे। उनके बगल में एक खाली टेस्ट ट्यूब रखी थी। ट्यूब के मुंह पर काले तरल पदार्थ की धारें अभी भी घूम रही थीं, जिससे हल्की फुफकार जैसी आवाजें आ रही थीं। विशाल सर्प की सांस औषधि।
यह उनके परिश्रम का फल था, जो 10 वर्षों के अध्ययन से बना था, और फैंडिक्स के अर्थन फियंस के दिलों की मदद से वह अंततः इसे बनाने में सक्षम हो गए। इसे निगलने के बाद लेलिन का रंग हरा हो गया, उसकी आभा काली और अस्थिर हो गई। ये स्थिति पूरी रात जारी रही, उसके बाद वह होश में आया। लेलिन ने उसकी हालत पर नजर डाली। लेलिन फॉलियर, रैंक 2 वॉरलॉक, रक्तरेखा, विशाल कैमोइन सर्प, शक्ति 22.5, चपलता 16.3, जीवन शक्ति 31.1, आध्यात्मिक बल 145.5, जादुई शक्ति 145, जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। एक मानक विशाल सर्प श्वास औषधि मेरी आध्यात्मिक शक्ति को 10 अंकों तक बढ़ा सकती है और अन्य विशेषताएं भी बढ़ जाती हैं। इतना खराब भी नहीं। इस दर के आधार पर 5 मानक विशाल सर्प श्वास औषधि लेने के बाद मैं आध्यात्मिक बल की आवश्यकताओं को पूरा कर लूंगा। लेलिन ने संख्याओं को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। विशालकाय सर्प श्वास औषधि इन 10 वर्षों में उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम थी। ट्वाइलाइट जोन के प्राचीन रैंक 2 मैगी को आधार बनाकर वह वॉरलॉक के लिए उपयुक्त आध्यात्मिक शक्ति औषधि बनाने में सक्षम था। इस औषधि की सहायता से उन्हें विश्वास था कि एआई चिप द्वारा दिए गए अनुमानित 200 वर्षों को कम किया जा सकता है। रैंक 3 मैगस बनने के लिए आवश्यक है कि आध्यात्मिक शक्ति को 200 अंक तक बढ़ाया जाए और फिर उसे पूरी तरह ठोस बनाया जाए। मैगी के आगे बढ़ने के लिए ये 2 आवश्यकताएं थीं और इनमें से किसी की भी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। वॉरलॉक की भी अपनी रक्त वंश से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताएं थीं। लेलिन ने अपना हाथ उठाते हुए हंस दिया। उसकी भौहों के बीच से एक चमकदार चांदी जैसी आध्यात्मिक शक्ति का धागा फूट पड़ा। एक शरारती छोटे सांप की तरह वह उसकी उंगलियों के बीच सरसराहट कर रहा था। यद्यपि यह धागा बाल के एक धागे जितना ही महीन था, फिर भी इसमें अपार ऊर्जा छिपी थी। दूसरे रैंक के मैगस की ठोस आध्यात्मिक शक्ति को निचली रैंक के मैगी समझ पाने में असमर्थ थे। सभी आध्यात्मिक शक्तियां जो इस स्तर तक नहीं पहुंची हैं, सीधे संघर्ष में नष्ट हो जाएंगी। इसलिए रैंक 2 मैगी आमतौर पर निम्न रैंक वाले प्रतिद्वंद्वियों को कुचलने में सक्षम थे। ये भी एक कारण था कि रैंक 2 मैगी नेतृत्व कर सकता था। द्वितीय श्रेणी के मागी में आध्यात्मिक शक्ति के ठोसकरण की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि चांदी का रंग कितना गहरा है। लेलिन ने बुदबुदाया। अनेक उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों को एकत्रित करने और एआई चिप द्वारा सिमुलेशन के बाद वह इस बात पर पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि उसे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। ठोसीकरण के प्रारंभिक चरण में आध्यात्मिक शक्ति एक हल्की चांदी होती है। मध्य अवस्था में यह अधिक सांद्रित हो जाएगा और चांदी जैसा सफेद हो जाएगा। ठोस आध्यात्मिक शक्ति के चरम स्तर पर यह एक चमकदार चांदी होगी। अनगिनत अन्य ध्यान तकनीकों के संदर्भ के बाद लेलिन ने अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना लिया था और अपने आप में तीव्र गति से प्रगति की थी। वह हल्के से मुस्कुराया जब उसने अपने हाथों में हल्की चांदी जैसी आध्यात्मिक शक्ति को देखा और एक विचार उत्पन्न किया। ये चमकदार चांदी जैसी आध्यात्मिक शक्ति हवा में नाचने लगी, विभिन्न तत्वों के ऊर्जा कणों को आकर्षित करने लगी और विभिन्न आकृतियों के मंत्र मॉडल बनाने लगी, और फिर लेलिन की भौहों के बीच गायब हो गई। मैंने आध्यात्मिक शक्ति के ठोसकरण पर अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया है और इसका मेरा हेरफेर चरम पर पहुंच गया है। लेलिन ने अपनी ताकत का मूल्यांकन किया। 10 वर्षों तक स्थिर रहकर तथा रैंक 3 की ओर काम करते हुए उन्होंने बहुत कुछ अर्जित कर लिया था। वह रैंक 3 की सीमा को भी छू चुका था और यहां तक कि पूर्व का रक्षक लोगान भी अब उसकी नजरों में नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं संभवतः रैंक 2 मैगी के बीच सबसे आगे हूं। अपने वंश से प्राप्त बोनस के साथ मैं मूलतः रैंक 2 में बेजोड़ हूं। एआई चिप की मदद से लेलिन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन मुझे अभी भी रैंक 3 मैगी को संभालने के लिए बहुत कुछ करना है। इस समय लेलिन को भयभीत करने में सक्षम केवल अन्या, डार्क एल्वेन महारानी, दायरे की संरक्षक और शेष कुछ रैंक 3 मैगी थे। चाहे जो भी हो, ये प्रतियोगिता मेरी अपनी उन्नति के साथ साथ मेरे निर्णयों और भाग्य के बारे में मेरे अनुमानों से भी जुड़ी हुई है। इसे सुचारू रूप से आगे बढ़ना चाहिए, भले ही रैंक 3 मैगस इसे रोकने का प्रयास करे। लेलिन ने अपना मन बना लिया, उसकी आंखें चमक रही थीं। अल्पविराम, तारांकन, बूम, धमाका धमाका धमाका, तारांकन। बहुरंगी आतिशबाजी हवा में फूट पड़ी, विभिन्न प्रकार की जादुई रोशनियां और लटकनें आसमान में भव्य छवियां बना रही थीं। मध्य क्षेत्र में आयोजित जीनियस मैगी प्रतियोगिता शानदार ढंग से शुरू हो गई थी। प्रतियोगिता क्षेत्र प्राचीन रोमन कोलोसियम के समान था। जादू की सहायता से यह निर्माण प्राचीन रोमन निर्माण से कहीं अधिक बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि इसमें हजारों मैगी समा सकते थे। कोलोसियम के केंद्र में दसियों अलग अलग अखाड़े बनाए गए थे। इसमें भाग लेने वाले युवा मैगी पहले एलिमिनेशन राउंड से शुरुआत करेंगे। कैसे उबाओ। लेलिन और अन्य 8 रैंक 2 मैगी मंच पर बैठे थे, जहां सबसे अच्छी सीटें थीं, और वे जज के रूप में अपना काम कर रहे थे। हालांकि लेलिन यहां बैठा था, लेकिन वह मेजबान के भाषण से बहुत पहले ही परेशान हो गया था। वह अब भी यहां इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। जहां तक अन्य कुछ रैंक 2 जजों का प्रश्न है, वे भी उतने ही उबे हुए दिख रहे थे।
शुरुआत में लड़ाइयाँ आमतौर पर बहुत तीव्र नहीं होती थीं। मैगी निम्न श्रेणी के थे तथा उनमें से अधिकांश तृतीय श्रेणी के अनुयायी थे। इस स्तर की प्रतिस्पर्धा के साथ शीर्ष रैंक एक मैगी के लिए उन पर नजर रखना पर्याप्त था। इसलिए लेलिन और अन्य लोग ऊबकर मर गए। लेलिन और अन्य जजों के लिए सौभाग्य की बात थी कि वे रैंक 2 मैगी थे और उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। यदि दर्शक असंतुष्ट भी थे तो उन्होंने इसे अपने चेहरे पर दिखाने का साहस नहीं किया, बल्कि अपना ध्यान चल रही प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित रखा। इस क्षण लेलिन की आंखें चमक उठीं। उसकी निगाह का अनुसरण करते हुए दक्षिण पूर्व कोने में एक ऊंचे मंच पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसमें उसकी रुचि थी। एरिना 34 चयन का 5वां राउंड। यहाँ प्रतिभागी संख्या 273 और 35 हैं। उद्घोषक एक शीर्ष रैंक एक मैगस था जो औपचारिक मैगस पोशाक पहने हुए था। उसके बाल पूरी तरह से कंघी किए हुए थे। लगभग उसी समय जब उनके शब्द समाप्त हुए, आग की एक किरण चमकी और एक सुंदर विशाल शरीर वाली महिला मंच के मध्य में आ पहुंची। इस महिला मैगस के शरीर के वक्र बहुत ही कामुक थे और उसने जानबूझकर तंग कपड़े पहने थे जिससे उसकी छाती कपड़ों की सिलवटों से बाहर निकल रही थी। हालांकि वह थोड़ी जवान लग रही थी, जैसे कि उसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई हो। इस देवदूत जैसी उपस्थिति और शैतानी उत्तेजक शरीर ने तुरंत दर्शकों की रुचि आकर्षित कर ली। ओह, अब मुझे याद आया, वह पश्चिमी क्षेत्र की अग्नि बिच्छू है। वह वास्तव में यहाँ आई थी, एक मैगस ने अचानक कहा और कई परतों के माध्यम से आवाज लेलिन के कानों में प्रवेश कर गई। अग्नि बिच्छू। लेलिन इस उपनाम से थोड़ा हैरान था। हा, क्या मैगस लेलिन पहले भी पश्चिमी क्षेत्र में गया है? मंच पर एक रैंक 2 मैगस भी लेलिन की आवाज सुनकर हंस पड़ा। उसके सिर पर एक सफेद कपड़ा लपेटा हुआ था और उसकी पुतलियां नीली थीं। ये ट्वाइलाइट जोन में पश्चिमी क्षेत्र की विशिष्ट शैली थी। ये जादूगर पश्चिमी क्षेत्र में एक बड़े संघ का नेता था। यद्यपि केंद्रीय क्षेत्र ट्वाइलाइट जोन का मुख्य सार था, जिसमें अनेक उच्च श्रेणी के मैगी थे, तथापि वे निर्णय के लिए सभी स्थानों पर कब्जा नहीं कर सके। 4 अन्य क्षेत्रों के मैगी को सीटों का एक हिस्सा सौंपना आवश्यक था। फायर स्कॉर्पियन हमारे यहाँ काफी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि वह काफी निर्दयी है। उसने अपने कुछ पतियों को भी मार डाला था, जिसके कारण उसका उपनाम अग्नि बिच्छू पड़ गया था। लेलिन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना रैंक 2 मैगस ने आगे कहा, वास्तव में यदि वह अग्नि जादू में विशेषज्ञ न होती तो हम निश्चित रूप से उसे काली विधवा कहते। नहीं, मैं उसके बारे में कभी कभार ही सुनता हूँ। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। वह फायर स्कॉर्पियन पर नहीं, बल्कि उसके प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मंच पर बैठे जजों की अधीर निगाहों को देखते हुए देर से आने वाले प्रतिद्वंद्वी ने अपने लिए रास्ता बना लिया और अखाड़े में प्रवेश कर गया। ये हरे रंग का मैगस लबादा पहने एक युवक था। उसकी आंखों में एक भयावह भाव था। ये युवक। लेलिन के कुछ बोलने से पहले ही रैंक 2 मैगस आश्चर्यचकित हो गया। यह क्या है? क्या आप उसे जानते हो? लेलिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हरे वस्त्रधारी मैगस पश्चिमी क्षेत्र का एक और दुर्जय चरित्र है, हरे वस्त्रधारी काल। ये कितना अप्रत्याशित है कि वे पहले राउंड में एक साथ खेल रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र से आए रैंक 2 के जादूगर ने भी हल्की सी आह भरी, मानो उसे इस बात पर अफसोस हो रहा हो कि इन 2 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का इतनी जल्दी मुकाबला हो गया। हरे वस्त्र पहने काल। लेलिन अंदर ही अंदर हंस रहा था। रैंक 2 मैगी आभा के प्रति बहुत संवेदनशील थे। वे जिस किसी से भी मिलते हैं, यदि वे उन पर गहरी छाप या यादगार आभा छोड़ जाते हैं, तो अगली बार मिलने पर दूसरे पक्षों के लिए खुद को छिपाना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से मैगस को अपने निर्णय पर पूरा भरोसा था। हालांकि अपने जासूस एर्निस के माध्यम से लेलिन ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर जासूसी की। ये हरे वस्त्रधारी काल वास्तव में छद्मवेश में लॉन्गबॉटम था। एर्निस के हाथों में नोटबुक में छिपी आत्मा के माध्यम से लेलिन ने उच्च परिभाषा में वास्तविक हरे रंग की पोशाक पहने काल को उनके द्वारा मारे जाते हुए देखा था। उन्होंने देखा कि इसके बाद उन्होंने उस आदमी की खाल उतार ली और विशेष जादुई साधनों का उपयोग करके लॉन्गबॉटम का रूप बदल दिया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि एर्निस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह अनजाने में जानकारी लीक कर रहा था, जबकि वह अंधेरे कल्पित बौनों के लिए काम करने पर तुला हुआ था। इसलिए किसी भी मंत्र के लिए जो किसी के विचारों को समझ सकता था और उनका परीक्षण कर सकता था, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी जिससे वह जीवित रह पाता था। इसी समय एआई चिप की आवाज सुनाई दी। त्वचा आवरण मंत्र मॉडल का पुनर्तः विश्लेषण किया गया है। रैंक 1 मंत्र मॉडल डेटाबेस में इनपुट करना। ये त्वचा को ढकने वाला मंत्र था जिसका उपयोग लॉन्गबॉटम ने सभी को धोखा देने के लिए किया था। यद्यपि ये केवल रैंक 1 पर था, लेकिन रहस्यमय तरीके से यह रैंक 2 मैगी को भी धोखा देने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त यह मंत्र ट्वाइलाइट जोन से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि डार्क एल्व्स की एक छिपी हुई विरासत से उत्पन्न हुआ था। कोई भी मैगी इसकी उम्मीद नहीं करेगा। यह अफसोस की बात थी कि लेलिन को यह पहले से पता था, जिसके कारण उनकी कड़ी मेहनत व्यर्थ हो गई। यहाँ तक कि इस मंत्र मॉडल को भी लेलिन ने गुप्त रूप से रोक लिया था और एआई चिप के साथ इसे पूरा कर लिया था। यदि लॉन्गबॉटम को यह बात पता चल जाती तो वह सचमुच खून खराबा कर देता। लेलिन को इसमें रुचि थी, लेकिन उसने इसे अपने अंदर दबा लिया।
कभी कभी जीत का फल तब बेहतर लगता है जब उसका इंतजार किया जाए। आपको क्या लगता है कि किसके जीतने की संभावना अधिक है? ये सभी विचार लेलिन के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन फिर भी उसने रैंक 2 मैगस के साथ बातचीत जारी रखी। रैंक 2 मैगस ने खुद से कहा और फैसला किया, हालांकि काल के संक्षारक मंत्र प्रसिद्ध हैं और उसके पास एक मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति है। फायर स्कॉर्पियन 1 दशक पुराना है और इस प्रकार उसने 1 दशक अधिक का अनुभव अर्जित किया है। इसके अलावा अग्नि ऊर्जा कण संक्षारक प्रकार के ऊर्जा कणों को रोकने में सक्षम है, जो बहुत उल्लेखनीय है। मैं अलग ढंग से सोचता हूँ। शायद काल नाम का वह बच्चा सचमुच चमत्कार कर सकता है। लेलिन हल्के से हंसा। ओह, क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? बूढ़ा जादूगर दिलचस्पी लेता हुआ दिखाई दिया। इसके बारे में कृपया मुझे इसे गुप्त रखने दीजिए। लेलिन ने हल्की मुस्कान के साथ अस्वीकार कर दिया। बूढ़ा मैगस भी हंसा, लेकिन अखाड़ा 34 पर अधिक ध्यान दिया। इस बीच लॉन्गबॉटम, जो हरे वस्त्र पहने काल में बदल गया था, भयभीत महसूस कर रहा था। अरे, रैंक 2 मैगस की नज़र इस स्थान पर कई बार पड़ी। आखिर किस बात ने उनकी रुचि जगाई? उन्होंने तुरंत सोचा, मैंने पहले ही काल की आदतों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है और मैंने गुप्त रूप से उसके विशेष मंत्रों को भी समझ लिया है। त्वचा को ढकने वाले मंत्र में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या गलत हुआ? नहीं, ये संभव है कि कुछ भी गलत न हो। बस इतना ही है कि फायर स्कॉर्पियन के साथ मेरी लड़ाई ने उनका ध्यान आकर्षित किया है। आखिरकार यह अभी शुरुआत है। ये बहुत दुर्लभ है कि शुरुआत में 2 आधिकारिक मैगी एक साथ मिल जाएं। लॉन्गबॉटम ने सभी कोनों से इस पर विचार करते हुए अपना दिमाग खपाया। यदि लॉन्गबॉटम को पता चल जाता कि यह सब केवल लेलिन के हास्य बोध के कारण हुआ है, तो वह सचमुच इतना क्रोधित हो जाता कि बेहोश हो जाता। उसके इस लापरवाह रवैये से विपक्षी अग्नि बिच्छू स्पष्टतः क्रोधित हो गया था। काल, तुमने मुझे कम आंकने की हिम्मत की। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। अग्नि बिच्छू इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया था, उसकी छाती कांप रही थी और उसके स्तन हिल रहे थे, जिससे आसपास के मैगी उत्तेजना में फुफकारने लगे। अग्नि बिच्छू ने धीमे स्वर में चिल्लाया और जल्दी से टूटे फूटे वाक्यों और अक्षरों में मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। चमकीले लाल ऊर्जा कणों के निशान एकत्रित हो गए, जिससे बड़ी संख्या में छोटे बिच्छू जमीन से रेंगते हुए बाहर निकले और लॉन्गबॉटम को घेर लिया। जंग की वर्षा, लॉन्गबॉटम ने धीमी आवाज में कहा। हरे रंग की वर्षा की बूंदें हवा में गिर रही थीं, और जब भी बूंदें जमीन से टकराती थीं, तो जंग लगने की हल्की सी ध्वनि सुनाई देती थी। साथ ही सफ़ेद गैसें भी बन रही थीं। सफ़ेद गैस के गायब होने के बाद जमीन पर एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। वे अग्नि बिच्छू तो और भी दयनीय थे। बारिश की बूंदें उनकी ओर झुकी हुई थीं और कुछ ही समय में वे मवाद जैसे तरल पदार्थ के तालाब में बदल गईं। ये प्रकट हो गया है। हरे वस्त्र पहने काल की जंग की वर्षा। यह एक सर्वदिशात्मक आक्रमण है, जिसमें कोई मृत कोण नहीं है, तथा इसकी आक्रामक शक्ति 40 डिग्री तक है। पश्चिमी क्षेत्र का एक जादूगर, जिसने अपना सिर ढका हुआ था, उत्साह से चिल्लाया। चाहे वह संक्षारक वर्षा की बूंदें हों या अग्निलाल बिच्छू, जिस क्षण वे उन्नत अवस्था की सीमाओं तक पहुंचते, वे पारदर्शी रक्षात्मक तरंगों वाली परत के कारण तुरंत बिखर जाते, शुद्ध ऊर्जा कणों में बदल जाते और मंत्र रचना में समाहित हो जाते। यह एक रक्षात्मक और अवशोषण मंत्र संरचना थी, जिसे प्रत्येक चरण के अंतर्गत क्षति सीमा को चरण के भीतर सीमित करने के लिए स्थापित किया गया था। पुनर्जन्म की ज्वालाएं। इस समय अग्नि बिच्छू के हाव भाव से उसकी जीत का आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके मंत्रोच्चार के साथ ही एक नीला अग्निगोला अचानक प्रकट हुआ और उसके सामने फट गया। छोटी नीली लपटें तारों की रोशनी की तरह फैल गईं और जमीन पर पड़े तरल पदार्थ में गिर गईं। तारांकन गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तारांकन फूल की पंखुड़ियों की तरह नीली लपटें जमीन पर फैल गईं और अग्नि बिच्छू एक बार फिर से रेंगते हुए बाहर निकले, आग की लपटें उगलते हुए। जंग की वर्षा। लॉन्गबॉटम एक बार फिर चिल्लाया। संक्षारक वर्षा की बूंदें गिर रही थीं। ये बेकार है। अग्नि बिच्छू ने चिंगारी छोड़ी और गिरे हुए लाल बिच्छुओं को पुनर्जीवित कर दिया। मेरे पास आपसे अधिक आध्यात्मिक शक्ति है और पुनर्जन्म की ज्वाला मंत्र मेरे द्वारा मंत्रों के प्रयोग से व्यय की गई ऊर्जा का 50% अवशोषित कर लेता है। हमारी प्रतिस्पर्धा में इतनी भयंकर खपत के साथ आप निश्चित रूप से मेरे मुकाबले में नहीं हैं। फायर स्कॉर्पियन ने हमला किया और अपने शब्दों से अपने प्रतिद्वंद्वी के मनोबल को चोट पहुंचाना नहीं भूली। धत्तेरी की। लाल बिच्छुओं की संख्या में वृद्धि के कारण लॉन्गबॉटम की गतिविधि का दायरा मंच के एक कोने तक सिमट गया था और ऐसा लग रहा था कि वह गिरने ही वाला है। अगर मुझे उन रैंक 2 मैगी के बारे में चिंता न करनी पड़ती, तो मैं अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करता। मैं सिर्फ एक हाथ से तुम्हें तब तक सूखा सकता हूं जब तक तुम सूखी लाश न बन जाओ। लॉन्गबॉटम ने निर्दयता से सोचा। मैं केवल इसका ही उपयोग कर सकता हूं। उसने अपना हाथ जमीन में गहराई तक घुसाया और उसके हाथ के अंदर से काले तरल पदार्थ के निशान निकले और जमीन की सतह में प्रवेश कर गए। अंधेरे झरने बह रहे हैं। सबसे पहले लॉन्गबॉटम की मुट्ठी के नीचे एक काला संक्षारक तरल पदार्थ दिखाई दिया, जो लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल गया। लाल बिच्छू काले तरल पदार्थ में डूब गए।
यद्यपि अग्निबिच्छू अपना सारा प्रयास ज्वालाओं के पुनर्जन्म पर खर्च कर रही थी, फिर भी पुनर्जीवित हुए अग्निबिच्छुओं को काले झरने ने निगल लिया। ये देखकर अग्निबिच्छू का चेहरा पीला पड़ गया। अंततः जब काला तरल पदार्थ उसके शरीर को ढकने ही वाला था, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। मैं हार मानती हूँ। हम्फ। ये देखकर लॉन्गबॉटम को अपनी अनिच्छा के बावजूद इस मामले को आगे बढ़ाने के सारे विचार छोड़ने पड़े। उन्होंने वास्तव में अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर लिया और एक संक्षारक आक्रमण की रचना की जो मंच के पूरे क्षेत्र को कवर करने में सक्षम था। लेलिन के पास बैठा बूढ़ा जादूगर अपनी दाढ़ी को छूते हुए आश्चर्यचकित हुआ। लगता है काल में काफी सुधार हुआ है। ये दुख की बात है कि इस विधि में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है। अगले चयन मुकाबले में उसे सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। लेलिन ने हंसते हुए एक दिशा में इशारा किया। देखो। ओह, इस रैंक 2 मैगस ने उस दिशा में देखा और हंसते हुए कहा, उसने वास्तव में एक कीमती आध्यात्मिक शक्ति बहाल करने वाली औषधि का इस्तेमाल किया था। ऐसी बात किसी महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचा सकती है। एक कोने में लॉन्गबॉटम के हाथ कांपने लगे और उसने लगभग अपनी औषधि की बोतलें बाहर फेंक दी। दोबारा उसके चेहरे पर उदासी छा गई। लेलिन मन ही मन हंसा। उसकी अपनी दृष्टि अब उस स्थिति पर थी जहां लॉन्गबॉटम उसे खोज नहीं सकता था, इसलिए उसने लगातार अपने पास खड़े रैंक 2 मैगी का ध्यान उस व्यक्ति की ओर केंद्रित किया जिससे उसे बहुत तनाव हो रहा था। उसे काफी चिढ़ाने के बाद लेलिन ने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा और रैंक 2 मैगी का ध्यान दूसरी ओर केंद्रित कर दिया। वैसे क्या आप प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मेरी प्रयोगशाला का दौरा करने में रुचि रखते हैं? नेचर एलायंस की विशेष मछली रैंक 2 मैगी के लिए कुछ हद तक प्रभावी है। दूसरी ओर लॉन्गबॉटम ने आह भरी। फिर से ग्रीन रोबेट काल की मूल ताकत फायर स्कॉर्पियन से हार जाती है। यद्यपि मैंने इसे छिपाने की कोशिश की, फिर भी मैंने ध्यान आकर्षित किया। मुझे भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा। क्षमा करें, कृपया मुझे जाने दें। इसी समय एक जादूगर जल्दी में दिख रहा था और अंदर घुस आया। आप क्या कर रहे हो? लॉन्गबॉटम ने दूसरे व्यक्ति को धक्का देकर दूर कर दिया। दोनों अचानक अचंभित हो गए। यद्यपि उन्होंने अपना भेष बदल लिया था, फिर भी लॉन्गबॉटम पहली नज़र में ही बेलिन को पहचान गया, जबकि बेलिन ने भी अपने पूर्व साथी को पहचान लिया था। वे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन दोनों ओर से किसी अज्ञात कारण से उन्होंने चुपचाप अपने शब्द निगल लिए। उन्होंने एक दूसरे की पहचान उजागर करने का प्रयास नहीं किया। नंबर 188, संख्या 188। मंच के दूसरे छोर पर जज अधीर होने लगे थे। बेलिन का शरीर कांप उठा और वह तेजी से आगे बढ़ गया। मैं तुम्हें रोकूंगा, लॉन्गबॉटम के पास से गुजरते हुए उसने धीरे से कहा। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा, तत्काल उत्तर मिला। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते गए, कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपना नाम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप दर्शकों की प्रशंसा भी हुई। लेलिन ने भी कुछ लोगों को चुन लिया था। पश्चिमी क्षेत्र से लिलिना, वुडू दलदल के हेलॉन, और फिर बेलिन तथा लॉन्गबॉटम और उनके मित्र और अधीनस्थ इस प्रतिभाशाली मैगी प्रतियोगिता में शीर्ष कुछ स्थानों पर पहुंचेंगे। रैंक 2 वॉरलॉक के रूप में अपने ज्ञान के साथ उन्होंने आसानी से उन तथाकथित प्रतिभाओं को ढूंढ निकाला। आमतौर पर इन प्रतिभाओं को उस युग का मुख्य पात्र माना जाता था और वे इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। हालांकि लेलिन की तुलना में ऐसा प्रभाव कुछ भी नहीं था। चैंपियन या तो बेलिन या लॉन्गबॉटम होना चाहिए, लेलिन ने निष्कर्ष निकाला। वे वास्तव में ट्वाइलाइट जोन की नियति की शक्तियों का अभिसरण बिंदु हैं। उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है और मेरा मानना है कि इन दोनों ने रैंक 2 क्षेत्र की सीमा को भी छू लिया है। लेलिन ने विस्मय से आह भरी। सुधार की इस दर के साथ, यहाँ तक कि आरोन और अन्य नकली प्रतिभाशाली लोग जिन्हें उसने अपने दादाओं के साथ मिलकर बनाया था, लिलिना और हेलॉन की तो बात ही छोड़िए, वे भी पीछे रह गए। प्रारंभिक कार्य बहुत शीघ्रता से संपन्न हुए। रात होने तक नामांकन कराने वाले अनेक प्रतिभागियों में से लगभग आधे प्रतिभागी बाहर हो चुके थे। अनेक मैगी यहाँ की कुछ महान लड़ाइयों से परिचित हो गए और उनमें से कुछ को वीडियो में भी बदल दिया गया तथा उन्हें बड़े पैमाने के गिल्डों को उपलब्ध कराया गया ताकि वे उनमें से चुन सकें। बेलिन और लॉन्गबॉटम, साथ ही अन्य प्रतिभागी जिनके बारे में लेलिन ने बहुत सोचा था, अपने मिशन में असफल नहीं हुए थे। वे प्रारंभिक परीक्षा से गुजरे और यहाँ तक कि उन्होंने प्रतिष्ठा भी अर्जित की। प्रतियोगिता क्षेत्र में मागी लोगों के बीच वे कुछ हद तक प्रसिद्ध हो गए थे। हेलॉन, लिलिना, काल और इसी तरह की बातें अंततः रैंक 2 मैगी के कानों तक पहुंची। अल्पविराम, भाग्य की शक्तियां आगे एकत्रित हो गई हैं। उस दिन आराम करते समय लेलिन एक शानदार कमरे में चला गया जो विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया गया था और खिड़की से बाहर आसमान को देखने लगा। विश्राम की इस छोटी सी अवधि में कई घटनाएं घटित हो रही थीं। एक प्रतियोगी के कमरे में कुछ काले वस्त्र पहने मैगी वुडू दलदल से हेलॉन को धमका रहे थे। यदि कल तुमने हमारे युवा मास्टर को देखा तो तुम्हें हार माननी पड़ेगी। यदि नहीं, भागो। हेलॉन ने अपनी भौहें उठाईं। क्या कहा आपने? कुछ मैगी तुरंत क्रोधित हो गए। मैंने तुमसे कहा था भाग जाओ। क्या तुमने स्पष्ट नहीं सुना? हेलॉन खड़ा हो गया, उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो गई थीं। उसके शरीर से जादू की काली और लाल किरणें फूट पड़ीं।
बड़े पैमाने के गिल्डों के जादूगर इस क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत। जाहिर है इन जादूगरों को यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना जिद्दी और चिड़चिड़ा होगा। जैसे ही मतभेद हुआ उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। कमरों में जादू की कई किरणें फूट पड़ीं, लहरें उठकर आसपास की दीवारों को हिलाने लगीं, जब तक कि वे बारूद में बदल नहीं गईं। क्या चल रहा है? गश्ती वर्दी पहने हुए मैगी का एक समूह दौड़ता हुआ आया। वे आयोजकों की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्हें कई रैंक 2 मैगी का समर्थन प्राप्त था। चूंकि उनके पास इतने शक्तिशाली समर्थक थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से आश्वस्त थे। कुछ काले वस्त्र पहने मैगी ने एक दूसरे को देखा और सभी ने उनकी आंखों में बेबसी देखी। कृपया। इस बीच उन्हें इस व्यक्ति से गहरी नफरत थी जो उनकी योजनाओं को बर्बाद कर रहा था और स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। युवक को कुछ आभास हुआ और उसने दूर तक देखा, जिससे पहली बार उसके भीतर दुख की झलक दिखी। चैंपियनशिप पर कब्जा करना मास्टर की अंतिम इच्छा है। जो भी मुझे इसे प्राप्त करने से रोकेगा वह मर जाएगा। अल्पविराम। मंद पीली रोशनी में लिलिना अपने हाथों में एक नीले मोती को देख रही थी, लेकिन अनिर्णित लग रही थी। हल्के नीले रंग का मोती चिकना, गोल और सुंदर था, जिसमें सोने के छोटे छोटे कण थे जो मोती के मध्य में हथेली की छवि बनाते थे। यह उसके परिवार की अंतिम धरोहर थी। हालांकि इसके भयंकर दुष्प्रभाव भी थे, जिसके कारण लिलिना झिझक रही थी। फिर उसने अपने परिवार के त्याग और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा। यद्यपि उनका परिवार एक मैगस परिवार था, लेकिन मैगस दुनिया में संसाधन इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होते थे। पुनरुत्थान की सारी आशाएं उस पर छोड़ दी गईं, लेकिन उसके कंधों पर अत्यधिक दबाव पड़ गया। मुझे चैंपियन बनना होगा और अपने परिवार को पुनरुत्थान के मार्ग पर ले जाना होगा। रोशनी में उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। उसने नीले मोती को अपने माथे से दबाया। तारांकन सस्सी। तारांकन मोती उसके माथे में समा गया। लिलिना के शरीर पर गहरे नीले रंग का धब्बा चमकने लगा। अल्पविराम। मेरी हमदम। लॉन्गबॉटम ने अपना भेष हटाया और काली धुंध के बीच मानव आकृति को देखते हुए आदरपूर्वक घुटनों के बल बैठ गया। एन लिटिल लॉन्गबॉटम, यद्यपि तुम अपना रास्ता स्वयं बनाना शुरू कर रहे हो और लगभग रैंक 2 तक पहुंच गए हो, लेकिन समय के साथ जो संचय होता है उसे इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। काली धुंध के भीतर से एक आकर्षक महिला की आवाज सुनाई दी। मैं अब अपनी जाति की सारी जीवन शक्ति को आप पर केंद्रित करूंगा ताकि आपकी जीवन अवशोषण ध्यान तकनीक को दूसरे स्तर तक पहुंचने में मदद मिल सके। बहुत धन्यवाद मेरी महिला। लॉन्गबॉटम बहुत खुश दिखे। उसके मन में तुरंत मंच पर बैठी हुई आकृति का स्मरण हो आया। मैं अंततः तुम्हारे पास आ ही गया। मैं सचमुच आपके चेहरे पर क्या भाव होंगे ये देखना चाहता हूँ। लेलिन। अल्पविराम। आप किस बारे में सोच रहे हैं? हारून ने बेलिन को देखा, जो एक तरफ खड़ा था। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मैंने लॉन्गबॉटम को देखा और वह बहुत बदल गया है। बेलिन ने चिंतित होकर आह भरी। मेरी बात सुनो बेलिन। लॉन्गबॉटम अब पूरी तरह से डार्क एल्व्स के पक्ष में आ गया है और मानव जाति में अराजकता लाएगा। आपका मिशन उसे रोकना है। आप इसे नहीं भूल सकते। हारून के चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया। हाँ, मैं उसे रोकूंगा। बेलिन ने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए दोहराया। दिनों के बाद अनंत प्रकाश मंत्र के साथ साथ सूर्य पत्थरों की शक्ति से क्षेत्र प्रकाशित हो गया। मेजबान की पोशाक पहने एक जादूगर ने पहले मंच की ओर झुककर प्रणाम किया और फिर प्रतियोगिता के कार्यक्रम की घोषणा की। आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं जो चयन के विभिन्न चरणों से गुजरे हैं। आज आपके बीच एक विजेता सामने आएगा और शीर्ष 30 को प्रवेश के लिए एक गिल्ड चुनने का अवसर मिलेगा। इसमें कोई भी बड़े पैमाने वाला गिल्ड शामिल है। जैसे ही ये शब्द मेजबान के मुंह से निकले, क्षेत्र में कोलाहल मच गया। शेष बचे 100 से अधिक प्रतियोगियों की आंखों में अलग अलग भावनाएं झलक रही थीं। वहां जुनून, चिंतन और उत्साह था। तारांकन खांसी। तारांकन मेजबान ने हल्की खांसी की और पूरा क्षेत्र शांत हो गया। प्रतियोगिता यहीं आयोजित की जाएगी। उन्होंने ठीक बीच में स्थित मंच की ओर इशारा किया। मंच के ऊपर एक विशाल मंत्र संरचना स्थापित की गई थी, जबकि चारों ओर लाल रंग के चिन्ह फैले हुए थे। उनसे एक अजीब सी रोशनी निकलती थी, जिससे डर के मारे कांप उठती थी। प्रतियोगिता का फाइनल एक गुप्त विमान में आयोजित किया जाएगा। आपको गुप्त विमान में एक यादृच्छिक स्थान पर भेजा जाएगा और जीतने का केवल एक ही तरीका है। अपने विरोधियों को हराएं और उनके ताबीज पर अंक प्राप्त करें। मेजबान ने एक दूधिया सफेद ताबीज उठाया जो केवल एक उंगली के आकार का था और उस पर एक साधारण संख्या लिखी हुई थी। गुप्त विमान में कोई नियम नहीं है। घेराबंदी और बाहरी वस्तुओं के उपयोग की अनुमति है। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि भले ही हम एक ऐसा जादू टोना स्थापित कर देंगे जो आपको मृत्यु के कगार पर खड़े होने के क्षण से ही बाहर निकाल देगा, फिर भी दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। इसलिए गुप्त विमान में मृत्यु की वास्तविक संभावना है और मैं चाहता हूं कि आप इस पर सावधानीपूर्वक विचार करें। मेजबान ने उदासीनता से बात की और खून की गंध उसके नथुनों में घुस गई। बेलिन को आश्चर्य हुआ। नियमों की कमी के कारण गलती करना आसान था। सहायता मिलने के बाद भी अपना जीवन बचाना कठिन होगा।
आखिरकार जादू की रहस्यमयता का अंदाजा सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं लगाया जा सकता। संभवतः ऐसे तरीके थे जो आयोजकों द्वारा स्थापित जीवन रक्षक तरीकों को बलपूर्वक तोड़ सकते थे और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण बन सकते थे। यद्यपि मेजबान ने फाइनल में संभावित खतरों के बारे में बात की, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। जादूगरों की दुनिया कोई स्वर्ग नहीं थी। जो लोग इस चूहे दौड़ में जीवित बच निकलने में सफल रहे थे, उन्होंने बार बार खून देखा था और वे ऐसी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार थे। बड़े पैमाने के गिल्ड द्वारा दिए जाने वाले उदार पुरस्कार और रैंक 2 मैगस के उत्तराधिकारी बनने के अवसर ने उन्हें इस प्रतियोगिता में अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। अच्छा, चूंकि कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है, तो फाइनल शुरू हो जाए। मेजबान ने हाथ हिलाकर सहमति जताई। तारांकन पेंग पेंग पेंग। तारांकन 3 विशाल आतिशबाजी रंग बिरंगे धूमकेतुओं की तरह आकाश में उड़ रही थी और संगीत अपने चरम पर पहुंच गया था। तारांकन भनभनाहट। तारांकन बैंगनी ऊर्जा मंत्र संरचना में संघनित हो गई। लगातार इसकी शक्ति बढ़ती गई जब तक कि अंतरिक्ष में एक छेद नहीं खुल गया। फाइनलिस्ट एक के बाद एक आगे बढ़े, अपने अपने ताबीज और मंत्र प्राप्त किए, तथा फिर एक चमकती हुई रोशनी के साथ गायब हो गए। उनमें से अंतिम प्रतिभागी के गुप्त विमान में प्रवेश करने के बाद प्रतियोगिता क्षेत्र के चारों ओर प्रकाश का एक विशाल पर्दा बन गया। उनकी आकृतियां पर्दे पर चमक रही थीं। प्रत्येक प्रतियोगी दर्जनों वर्गाकार विभाजनों में से एक पर बैठा था। वे गुप्त विमान के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे थे, जिससे वहां उपस्थित कई जादूगर आश्चर्यचकित हो गए। इतनी चतुर निगरानी तकनीक, और साथ ही इतनी महंगी भी, लेलिन ने खुद से कहा। वह भी पूरे विमान पर नजर रखने की तकनीक विकसित कर सकते थे, लेकिन इसमें बहुत अधिक लागत आएगी। संयुक्त सम्मेलन के नेतृत्व और कई बड़े बड़े संघों के प्रायोजन के बावजूद वे इस तकनीक को केवल एक दिन तक ही बनाए रख सकते थे, अन्यथा वे दिवालिया हो जाते। लेकिन ऐसी लागतों की अनदेखी करके इस तकनीक का उपयोग करने का परिणाम काफी अच्छा रहा। लगभग हर प्रतियोगी को स्क्रीन पर देखा जा सकता था। अल्पविराम, कुछ गलत है, बेलिन ने अपना क्रॉस ब्लेड लहराते हुए कहा। एक तलवार की लहर हवा में दौड़ी और एक विशाल जोंक को 2 टुकड़ों में काट डाला। हालांकि दोनों हिस्से तुरंत नहीं मरे। इसके बजाय वह कीचड़ में तड़पने लगा और चारों ओर पानी फैल गया। जैसे ही उसे इस दलदली भूमि में भेजा गया, उस समय इस जोंक द्वारा हमला कर दिया जाना बेलिन के लिए एक बुरा शगुन था। सावधान रहो गुरुजी, मुझे यहाँ एक शक्तिशाली निगरानी क्षमता का एहसास हुआ। उसका कवच फट गया और उसमें से एक आंख निकली। बायो बूस्टिंग कवच उसके साथ संचार कर रहा था। ये प्लांट एफिनिटी से ओकेल का महान अवलोकन मंत्र है, जो जड़ों और लताओं को संचरण चैनल के रूप में उपयोग करता है। यदि आप गुप्त रूप से कार्य करना चाहते हैं, तो महाराज, आपको उन सभी स्थानों से बचना होगा जहां पौधे हों, उसने मन ही मन उससे कहा। एक बायो बूस्टर के रूप में अपने पूर्वज के बायो बूस्टिंग कवच को विरासत में प्राप्त करने से बेलिन को प्राप्त लाभ शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि तक सीमित नहीं था। कवच को अपने साथ रखना ऐसा था जैसे अपने साथ एक बूढ़े दादा को लेकर चल रहा हो, जो अपने ज्ञान और अनुभव से उसकी मदद करेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं असहज महसूस कर रहा हूं, हम पर नजर रखी जा रही है। बेलिन ने सिर हिलाया और जल्दी से दलदली भूमि से बाहर निकल गया। जैसे ही वह दलदली भूमि के किनारे पहुंचा, बेलिन ने कुछ सुना और पास की झाड़ियों की ओर अपना क्रॉस ब्लेड तान दिया। वहां कौन है? चले जाओ। नहीं, हमारा आपको कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। 2 जादूगर बाहर निकले जो दिखने में एक जैसे थे। लॉर्ड बेलिन, हमें अभी अभी यहाँ टेलीपोर्ट किया गया है। हम केवल उन मैगी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जो दलदल में फंस गए हैं। इसके अलावा लॉर्ड बेलिन, हम आपके साहस की तहे दिल से सराहना करते हैं। हम आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, जुड़वां मैगी बिना रुके एक के बाद एक बोलते रहे, जिससे बेलिन को कुछ भी कहने का कोई मौका नहीं मिला। वास्तव में बेलिन की क्रॉस ब्लेड और मांसल कवच की शक्ति ने प्रतिस्पर्धी मैगी पर गहरी छाप छोड़ी। जिस मैगी से वह कभी डरता था, उन्हीं के सम्मान ने बेलिन को काफी आत्मसंतुष्ट महसूस कराया। लॉर्ड लेलिन को यह दृश्य देखने के बाद संतुष्ट महसूस होना चाहिए। वास्तव में लॉर्ड लेलिन इस दौरान निर्णायक मंच पर ही थे। शायद मुझे उनसे बात करने का अवसर मिल जाए। बेलिन ने अपने गुरु को अपने हृदय की गहराइयों से आदर दिया। एक पल के लिए भी उसे लेलिन पर मैगी के ऊपरी घेरे में गद्दार होने का संदेह नहीं होगा। अगर उसे विनाश, आरोन और मेम्फिस ने नहीं रोका होता, तो वह पहुंचते ही लेलिन की हवेली में चला जाता। हा हा, बेलिन ने शर्मिंदगी से अपना सिर सहलाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ये देखकर जुड़वां भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। लॉर्ड बेलिन, उनमें से एक ने उसके पास आकर कहा, चूंकि यह जगह इतनी खतरनाक है, तो क्यों न हम एक साथ रहें। तारांकन वेदना। तारांकन जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, कई हरे कांटेदार झाड़ियां धरती से निकल आईं और बेलिन के पैरों को बांध दिया। अब वह चिल्लाया, गहन ऊर्जा विस्फोट। उसके पीछे खड़े छोटे भाई ने एक क्रिस्टल रून को कुचल दिया। जयघोष के साथ एक शक्तिशाली हमला शुरू किया गया। संक्षारक सफेद बुलबुलों से भरी बैंगनी तरल की एक गेंद सीधे बेलिन के सिर की ओर बढ़ी।
जुड़वां भाइयों ने इस कवच की अद्भुत शक्ति के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र कर ली थी, इसलिए उन्होंने बेलिन के असुरक्षित सिर पर निशाना साधा। जुड़वां भाइयों का समन्वय एकदम सही था और उनका अंतिम प्रहार लगभग 60-70 डिग्री की आक्रामक शक्ति तक पहुंच गया। इस तरह के हमले से पहाड़ भी नष्ट हो सकते हैं। हाहा मूर्ख, भले ही आप हमसे अधिक शक्तिशाली हों, फिर भी यह एक प्रतियोगिता है। हम जुआ क्यों नहीं खेलेंगे? बड़े भाई ने थोड़ा उत्साह से बेलिन की ओर देखते हुए हंस दिया। जब बेलिन ने सुर्खियां बटोरी तो वह खुश नहीं था और बदला लेने के इस अवसर ने उसे खुश कर दिया। मालिक, संक्षारक तरल गेंद के आने से पहले बेलिन के कवच के हर हिस्से से आंखें उभर आईं। ये आंखें छोटी थीं, लेकिन वे ज्ञान से झपकती थीं। अब वे क्रोध के लक्षण दिखा रहे थे। तारांकन दर्द। तारांकन बेलिन के सिर के चारों ओर हेलमेट की तरह मांस की एक झिल्ली बन गई, जो उसे सुरक्षित रख रही थी। जैसे ही तीव्र शक्ति विस्फोट ने झिल्ली को मारा, बेलिन का शरीर पीछे की ओर उछल गया। लेकिन अजीब बात यह रही कि खून की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। जब बेलिन अभी भी हवा में था तो उसके कवच में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। मांसल झिल्लियां सख्त होकर वास्तविक कवच का रूप ले लेती हैं और दर्जनों आंखें 13 बड़ी आंखों में विलीन हो जाती हैं जो उसके साथ बिखरी हुई हैं। ये भयावह रूप बायो बूस्टिंग कवच का सबसे शक्तिशाली रूप था। तारांकन बीज। तारांकन बैंगनी संक्षारक ऊर्जा ने अभी भी बेलिन के शरीर पर हमला किया, लेकिन यह उसके कवच के सामने कुछ भी नहीं था। वहां एक छोटा सा गड्ढा भी नहीं बना। इस तथ्य से जुड़वां मैगी अचंभित रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक समझौते पर पहुंच गए। दौड़ना। जो मैगी उनके संयुक्त हमले के खिलाफ रक्षा कर सकते थे, वे उनकी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। वे इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाले जाना चाहते थे। आप। बेलिन का गुस्सा फूटने वाला था और वह गुस्से में आगे कूद पड़ा। तारांकन क्रैक। तारांकन बेलिन के पैरों के नीचे गड्ढे बन गए क्योंकि उसकी छलांग से वह एक पल में जुड़वां बच्चों के सामने आ गिरा। मरना। बेलिन ने अपना क्रॉस ब्लेड उठाया। बेलिन की ताकत पहले से ही रैंक 1 मैगी के चरम पर थी, जो रैंक 2 की सीमा के करीब पहुंच रही थी। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो उनके जैसे मात्र अर्ध परिवर्तित मैगी को मारना आसान था। तारांकन पिल्ला। तारांकन क्रॉस ब्लेड एक मैगस की गर्दन के आर पार हो गया, फिर उसके शरीर से एक रोशनी निकली। उसका शरीर दूधिया प्रकाश स्तंभ से ढक गया और तुरंत गायब हो गया। तुम उसके साथ चलो। इस बार बेलिन को उन पर कोई दया नहीं आई और उसने अपना क्रॉस ब्लेड दूसरे के हृदय में घुसा दिया। तारांकन पेंग। तारांकन ये भी सफेद रोशनी में गायब हो गया। जुड़वां भाइयों की हत्या करने के बाद बेलिन ने अपनी जेब से एक दूधिया ताबीज निकाला। तारांकन बीप। तारांकन एक चमक के बाद इस ताबीज में संख्या 1 से 3 हो गई। बेलिन ने इसे एक अचंभे की तरह देखा, उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। गुप्त विमान के बाहर मैदान के बीच में एक प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा, उसके अंदर एक अस्पष्ट आकृति थी। जल्दी। दवा। मेजबान ने अनुभव के साथ ऑर्डर दिया। सांप और क्रॉस के प्रतीक वाले दूधिया वस्त्र पहने कई मागी इधर उधर दौड़े चले आ रहे थे। प्रकाश के लुप्त होने के बाद वह मैगस जो पहले मारा गया था प्रकट हुआ। उसका चेहरा पीला था तथा उसकी गर्दन पर लगे घाव से खून बह रहा था। मैं पहले खून बहना बंद करूंगा, जीवन मंत्र तैयार करूंगा। चिकित्सा दल में उपचार करने वाले मैगी शामिल थे, जिनमें से कई ने रैंक 1 के शिखर पर ऊर्जा में उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया। एक दूधिया प्रकाश ने उसे नहला दिया। घायल मैगस ठीक हो गया और उसकी गर्दन पर घाव गायब हो गया। एक सेकंड बाद उसके छोटे भाई को भी बाहर भेज दिया गया और चिकित्सा टीम ने उसकी भी देखभाल की। प्लेटफॉर्म पर ऊपर अभी जो कुछ हुआ था वह लेलिन ने देखा था, लेकिन उसने अपनी आंखें ढकने का आवेग किया। बहुत अनुकूलनीय, लेकिन अभी भी मूर्ख। ऐसा लगता है कि निर्वासन और साहसिक कारनामों के वर्षों ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया। सौभाग्यवश मैंने किसी को यह नहीं बताया कि मैंने उसे यह सिखाया था। कितनी शर्मिंदगी की बात है। देखो, हेयलोन और काल एक दूसरे से टकरा गए। प्रतियोगिता के सितारे मिल रहे हैं, यह एक अच्छा शो होना चाहिए। कुछ मैगी प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए। लेलिन ने अपना ध्यान दूसरी स्क्रीन की ओर लगाया। हरे भरे जंगल के ऊपर आसमान में लॉन्गबॉटम हरे वस्त्रधारी काल का वेश धारण करके हेयलोन से टकरा गया था। ये 2 पसंदीदा अज्ञात घोड़े थे जिनके जीतने की काफी संभावना थी। इसने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। बहुत से प्रतियोगी पहले ही कुछ ही समय में बाहर हो चुके थे। प्रतिभागियों की संख्या कम होने के कारण शेष स्क्रीन का आकार बढ़ गया था। अल्पविराम। गुप्त विमान के भीतर हरे वस्त्र पहने काल हेयलोन ने अपने सामने खड़े अजीब युवक की ओर देखा। मैं मूल रूप से आप लोगों को एक एक करके हराने के झंझट से बचना चाहता था और मैंने एक बार में ही आगे बढ़ने और बड़ी संख्या में अंक प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब इसे भूल जाए। मैं आपके लिए एक अपवाद बनाऊंगा और आपकी बात को तुरंत मान लूंगा। लॉन्गबॉटम ने अपने सामने खड़े हेयलोन की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। अब जब वह लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था तो उसे इतनी सावधानी से अपना भेष बदलने की जरूरत नहीं थी। अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतिभावान के रूप में पहचान से लॉन्गबॉटम को, जो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था, घृणा का अनुभव हुआ।
लगता है तुम मुझसे नफरत करते हो। हेयलोन की भौहें तन गईं। कोई बात नहीं, जो कोई भी मेरे रास्ते में बाधा बनेगा वह वैसे भी मर जाएगा। जीजे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? लॉन्गबॉटम अजीब तरह से हंसा और अपने ऊपर लगे बंधनों में से कुछ को हटा दिया। ठंडा, ताकतवर, आध्यात्मिक शक्ति की एक उन्मत्त लहर तूफान की तरह बह गई। शीर्ष रैंक 1। हेयलोन की अभिव्यक्ति जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडी रहती थी, तुरंत ही नष्ट हो गई। लॉन्गबॉटम के विस्फोट से विमान के बाहर भी अफरा तफरी मच गई थी। शीर्ष रैंक 1। मुझे याद है कि हरे वस्त्र पहने काल केवल 45 वर्ष का है न? पढ़ने का चश्मा पहने एक जज ने अपने पीछे खड़े एक मैगस से पूछा, फानो, तुम इस स्तर पर कब पहुंचे? फानो नाम का ये जादूगर एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी सफेद थी। वह शर्म से लज्जित होकर बोला, आपका अधीनस्थ शर्मिंदा है। बर्फीले सिंहासन पर 70 वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण के बाद मैं 115 वर्ष की आयु में इस क्षेत्र में पहुंचा हूं। अगर उसने खुद से अध्ययन किया है तो ये काल वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इस पर न्यायाधीश ने अपना चश्मा उठाया और कहा, इसकी जांच करो। यदि कुछ भी गलत नहीं हुआ तो हम उसे अपने समूह में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। लेलिन, जो जज पैनल में भी थे, ने देखा कि कई अन्य जजों ने भी यही आदेश दिया था, तो वे हंसने से खुद को रोक नहीं सके। यदि यह कुछ दिन पहले की बात होती तो शायद वे लॉन्गबॉटम के बारे में पता लगा पाते, लेकिन अब जब तक उन्होंने अपनी जांच पूरी की तब तक लॉन्गबॉटम ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया होगा। फिर अगर उन्हें पता चल गया तो इसका क्या फायदा? आप पहले से ही रैंक 1 के शिखर पर हैं। हेयलोन ने अपनी उदासीनता को और अधिक समय तक बरकरार न रख पाने के कारण अचानक कहा, यह अभिव्यक्ति है, यह अभिव्यक्ति है। लॉन्गबॉटम ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझे नीची नज़र से देखते हैं उन्हें एहसास हो कि वे कितने गलत हैं। वह पागलों की तरह हंसने लगा, उसका चेहरा लाल हो गया, मानो वह बीमार हो। तुम पागल हो। हेयलोन की आवाज ठंडी हो गई और उसके वस्त्र से बड़ी संख्या में चांदी सफेद प्रकाश की धारें निकलती हुई दिखाई दी। जाना। हेयलोन ने लॉन्गबॉटम की ओर इशारा किया और कई हल्के ब्लेडों ने एक घना जाल बना लिया और लॉन्गबॉटम को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इस बीच वह एक काली छाया में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। तुम अपने आप को बहुत अधिक आंकते हो। लॉन्गबॉटम ने ठंडी सांस ली, जिससे हरे रंग की धुंध की एक परत उभर आई। तस तस, तारांकन बड़ी संख्या में चांदी सफेद प्रकाश ब्लेड धुंध में प्रवेश कर गए और तुरंत जंग की आवाजें पैदा की, जो एक एक करके गायब हो गईं। यहाँ आओ। लॉन्गबॉटम का दाहिना हाथ एक काल्पनिक छवि बन गया और हवा में गहराई तक पहुंच गया। इसके बाद आसपास के स्थान से एक काली छाया को बाहर निकाला गया। हेयलोन के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। यह असंभव है। ये छुपाने की तकनीक मेरे गुरु की विशेष तकनीक है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे ऊपर जीवन की वह प्रबल आभा ने तुम्हें धोखा दिया है। लॉन्गबॉटम ने समझाया, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था। इस बीच हेयलोन निढाल हो गया, मानो यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर हम पहले मिले होते तो तुम कब के लाश बन गए होते, लेकिन अब। लॉन्गबॉटम ने जीवन अवशोषण का उपयोग करने और उसे एक सूखी लाश में बदलने के अपने इरादे को रोक दिया। यह अभी भी गुप्त विमान के भीतर था और बाहर से मैगी द्वारा उस पर नजर रखी जा रही थी। यदि वह अपनी असली ताकत को छिपाता तो वह इसे असाधारण प्रतिभा या विरासत में प्राप्त होने के रूप में दिखा सकता था। जो भी हो, ट्वाइलाइट जोन बहुत बड़ा था और इसमें कुछ सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि जीवन अवशोषण एक अंधकार में एल्वेन ध्यान तकनीक थी। यदि यह उजागर हो जाता तो प्रतियोगिता रोक दी जाती और उसका सामना कई रैंक 2 मैगी से होता जो उसे मारने के लिए मिलकर प्रयास करते। लेकिन मैं सचमुच तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। हेयलोन को उठाते समय लॉन्गबॉटम के होठों पर मुस्कान आ गई। यह मुस्कुराहट हेयलोन के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी और उसने तुरंत भागने के लिए मंत्र पैटर्न का उपयोग करने के बारे में सोचा। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। एक हरे प्रकाश वाली तलवार ने हेयलोन के माथे को चीर दिया और संक्षारक बल के आक्रमण के कारण वह केवल दयनीय रूप से चिल्ला सका। आह! दर्दनाक चीखों के बीच हेयलोन के शरीर को प्रकाश के खंभों में बांधकर बाहर ले जाया गया। लॉन्गबॉटम ने अपना ताबीज निकाला और देखा कि संख्या तेजी से 30 तक पहुंच गई है और उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव प्रकट हुआ। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करने के बाद वह दूसरे स्थान की ओर तेजी से चलने लगा। तारांकन धप। तारांकन गुप्त विमान के बाहर हेयलोन का शरीर जमीन पर गिर गया, उसके छिद्रों से बड़ी मात्रा में काला रक्त बह रहा था। उसका दिमाग खराब हो गया है। जल्दी करो, मास्टर डोजेक को यहाँ बुलाओ। जो उपचारक जादूगर वहां आया, उसने एक नज़र डाली और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद डोजेक ने निर्णायक क्षेत्र में लेलिन और अन्य समिति सदस्यों को कुछ बताया। उसकी चेतना का सागर नष्ट हो गया है। इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, हेयलोन की चेतना का सागर एक संक्षारक आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इसे बहाल करने का कोई रास्ता नहीं है। अधिक से अधिक मैं उसकी जान ही बचा सकता हूँ। अब से वह केवल एक आम आदमी की तरह ही रह सकता है। डोजेक के चेहरे पर उदासी थी।
हेलोन वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि चाहे प्रतिभा कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, वे वास्तव में परिपक्व होने से पहले ही गिर सकते हैं। हालांकि उनके लंबे जीवन ने उन्हें बहुत कुछ अनुभव करने का अवसर दिया था, और एक आह भरते हुए वे चले गए। लेलिन और समिति के सदस्यों के बीच इस मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया। अंतिम प्रतियोगिता में मौत का खतरा था। एक मैगस को अपंग बनाना ही ज्यादा कुछ नहीं था। वे इस बात में अधिक रुचि रखते थे कि लॉन्गबॉटम ने हेलोन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया था इससे पहले कि उसे बाहर ले जाया गया। ऐसा लगता है कि यह एक संयुक्त मंत्र है, चेतना के समुद्र की संरचना को नष्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा कणों को तुरंत संचारित करके। लेलिन की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि इस प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में प्रतिभाओं के गिर जाने के बाद इस क्षेत्र में व्याप्त भाग्य की शक्ति चरम सीमा तक समृद्ध हो गई है। भाग्य की उफनती नदी एक विशाल बारूद के गोदाम की तरह थी। जरा सी चिंगारी से ही यह हिंसक रूप से फट जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे तीनों मिलेंगे। अब अच्छे शो का समय है। इसके तुरंत बाद लेलिन को कुछ और एहसास हुआ और उसने अपना ध्यान एक कोने में लगी स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। भाग्य के मार्गदर्शन पर आधारित 3 आवाजें एक साथ सुनाई दी, जिनमें पुरुष और महिला दोनों की आवाजें थीं। हारून, विनाश और एर्निस, जो सभी पवित्र ज्वाला में प्रशिक्षण ले रहे थे, वे प्रतिभाशाली लोग जिन्हें लेलिन ने स्वयं बनाया था, अंततः एक साथ आए। यदि कोई इन 3 जादूगरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा होता तो उसे पता चल जाता कि गुप्त विमान में प्रवेश करने के बाद उन्होंने किसी जादूगर से लड़ाई नहीं की थी, बल्कि इसके बजाय वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उनका सामना दुश्मनों से होने वाला होता, वे उनका पूर्वानुमान लगा लेते और उनसे बच निकलते। इसलिए तीनों किसी तरह गुप्त विमान के आधे हिस्से से गुजरे और मैदान के एक कोने में मिले। ये पहली बार है जब हम वास्तविक जीवन में मिल रहे हैं। मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम एर्निस है। एर्निस के चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी नज़र विनाश और आरोन से हटकर आरोन की अंगूठी और विनाश के बहुरंगी हार पर काफी देर तक टिकी रही। हारून, विनाश, क्या तुम अपने किए पर पश्चाताप करोगे? विनाश के साथ खड़े होकर एरोन ने पूछा। यद्यपि वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वह और विनाश मनुष्यों के पक्ष में थे और डार्क एल्विन शिविर के एर्निस के प्रति उनकी अच्छी भावनाएं नहीं थीं। मैं मुद्दों को अलग नजरिए से देखने का आदी हूँ। एर्निस हंस पड़ा। जाहिर है वह और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था। आखिरकार वहां मैगी का एक बड़ा समूह देख रहा था। वह खुद को कैसे उजागर कर सकता था? तो मर जाओ। अभी कुछ क्षण पहले ही वे अच्छी तरह से बात कर रहे थे और अगले ही क्षण हारून तुरंत आक्रामक हो गया और उसने हमला कर दिया। उनके हाथों में एक चांदी का क्रॉस ब्लेड मूव दिखाई दिया और यह नियमित क्रॉस ब्लेड की तुलना में केवल 1/3 लंबा था। उसने अपनी तलवार की धार और नोक खो दी थी, लेकिन उसमें से एक तेज ऊर्जा का उतार चढ़ाव फूट पड़ा। प्रकाश की एक किरण हवा में फैली, अपने साथ अनेक तरंगें लेकर आए और एर्निस की ओर लक्षित हुई। एर्निस ने शायद इसका पूर्वानुमान लगा लिया था और वह हारून के हाथ में तलवार की मूठ देखकर प्रसन्न हो गया। तो तुमने भी जालसाजी की है। अब मुझे कुछ भी छुपाना नहीं पड़ेगा। एर्निस के सामने एक चांदी सफेद पतली लंबी तलवार की नोक प्रकट हुई। इससे जो तीक्ष्णता उत्पन्न हुई वह हारून के आक्रमण से भी अधिक थी। जाना। एर्निस ने आरोन की ओर इशारा किया और ब्लेड की नोक से बड़ी मात्रा में चांदी की रोशनी निकली। निराकार लहरें चांदी की रोशनी से टकराईं और तुरंत बिखर गईं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि आसपास की घास बहुत छोटी हो गई थी और आसानी से कट गई थी, जैसे कि उसे किसी प्रकाश द्वारा काटा गया हो। ये बात है, सभी कुटिल षड्यंत्र हमारे लिए बेकार हैं। हम इस पर लड़ने के लिए केवल ताकत पर ही निर्भर रह सकते हैं। एर्निस चिल्लाया। उसकी तलवार की नोक उसके हाथों में आ गई और बड़ी मात्रा में प्रकाश निकलने लगा। ये देखकर विनाश ने गहरी सांस ली और अपनी पीठ के पीछे से एक चांदी सफेद तलवार का ब्लेड निकाला और एरन के साथ एर्निस को घेर लिया। हम बाहर खड़े जादूगरों ने अचानक आश्चर्य से आवाजें निकालीं। ये 3 मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृतियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा ऐसा क्यों लगता है कि तलवार की मूठ, तलवार का ब्लेड और तलवार की नोक को मिलाकर अधिक शक्ति वाली जादुई कलाकृति बनाई जा सकती है। ये तीनों निश्चित रूप से उच्च स्तरीय कलाकृतियां हैं, इस हद तक कि इन्हें मिलाकर एक जादुई हथियार बनाया जा सकता है। लेलिन के पास बैठे रैंक 2 मैगस ने अनुमान लगाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेलिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी निगाहें चुपके से गर्म हो रही थीं। गुप्त क्षेत्र के केंद्र में 3 आकृतियां लगातार भयंकर रूप से टकरा रही थीं और उनके हाथों में मौजूद जादुई कलाकृतियों से निकलने वाली चमकदार चमक ने उनके चारों ओर के घास के मैदान को तब तक नष्ट कर दिया जब तक कि उसे पहचानना असंभव नहीं हो गया। मारना। हारून और विनाश ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चरम सीमा तक लगाया, जिससे चांदी की तलवार एर्निस की ओर उड़ी। युद्ध श्रृंखला। उस क्षण एर्निस के चेहरे पर एक अलग भाव उभर आया और काले रंग के रूनों से ढकी एक काली जंजीर उसकी छाती से निकलकर एरोन और विनाश को ढकने लगी। तुम सचमुच सोचते थे कि मैं इतना मूर्ख हूं, है ना? आप दोनों के खिलाफ एक व्यक्ति।
चेन को देखकर अर्नीस के चेहरे पर अंततः मुस्कान आ गई, जो ये दर्शाता था कि उसने वह हासिल कर लिया है जो वह चाहता था। ये हेलन गिल्ड का गुप्त हथियार है। ये 2 और तत्वीय मैगी को कम से कम 10 सेकंड तक बांध सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जादूगर इस पर कब्जा कर लेगा। बाकी लोग निश्चित रूप से हार जाएंगे। गुप्त क्षेत्र के बाहर के कुछ जादूगर इस दुष्ट वस्तु को पहचान सकते थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वे अचंभित रह गए। उन्होंने केवल विना को उदासीनता से मुस्कुराते देखा। उसके शरीर के मध्य से एक और विनाश प्रकट हुआ, और दूसरा विनाश, जो कठोर और दृढ़ आभा वाला था, हारून की ओर बढ़ा। टिमटिमाती प्रकाश किरणों के बीच आरोन, जो पहले लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था, अब मध्य हवा में तैर रहा था और विनाश डॉपलगैंगर ने उसकी जगह ले ली। जल्दी अब, दोनों विनाशे ने कहा। लगातार कसती जा रही लोहे की जंजीरों ने विनाश के शरीर पर मौजूद रक्षात्मक जंजीरों को एक के बाद एक तोड़ दिया। डॉपलगैंगर, जंजीरों के बंधन से मुक्त होने के लिए किसी डॉपलगैंगर का उपयोग करना, ये वास्तव में अध्ययन के योग्य है। मैगस ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। एरॉन ने जब विनाश को खून की उल्टी करते देखा तो वह क्रोधित हो गया और एर्निस की ओर बढ़ गया। ये स्पष्ट था कि एर्निस, जो जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था, और इस प्रकार वह एरॉन के अचानक हमले से निपटने के लिए तैयार नहीं था। एरन की आंखें लाल हो गईं। अपनी तलवार की तीखी नोक खींचकर उसने तलवार का हैंडल पकड़ा और एर्निस की छाती में घुसा दिया। लेकिन एर्निस ने बचने का कोई मंत्र नहीं कहा और उसके चेहरे पर केवल एक अजीब सा भाव था, मानो वह एक ही समय में रो रहा हो और हंस रहा हो। क्या हुआ? क्या मंत्र में कुछ गड़बड़ है? उसे बाहर निकालो, एक मैगस ने तुरंत आदेश दिया। लेकिन अभी तक वह विशिष्ट श्वेत प्रकाश प्रकट नहीं हुआ था। एर्निस ने खांसते हुए भारी मात्रा में खून बाहर निकाला। तुम जीत गए, एर्निस ने संघर्ष करते हुए कहा। क्या तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? एरन ने पूछा। उसे इस सब पर विश्वास करना बहुत कठिन लगा। तस्क, मुझे क्यों भागना पड़ेगा? एर्निस के चेहरे का भाव बदल गया, मानो वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया हो। नहीं, मुझे मत मारो। इसके तुरंत बाद एर्निस के चेहरे पर एक भयानक भाव छा गया। लेकिन भारी मात्रा में रक्त की हानि के बाद यह अभिव्यक्ति धीरे धीरे गायब हो गई, और अंततः सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आया। आपकी जरूरत है, पीछे के काले हाथ से सावधान रहने की जरूरत है। मेरे भाई, मैंने देखा। एर्निस कांप उठा और उसने लंबी दोधारी तलवार और सुलेख कलम एरॉन को दे दी। उनकी आंखें अचानक सफेद हो गईं और अपनी अंतिम भविष्यवाणी पूरी किए बिना ही उन्होंने अपने जीवन की आभा खो दी। तारानकन पेंग, तारानकन एर्निस जमीन पर गिर गया। तारानकन कचा, तारानकन एर्निस के मरते ही एर्निस के शरीर से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकलती हुई उसके शरीर में प्रवेश करती हुई महसूस हुई। पवित्र ज्वाला तेजी से घूम रही थी, मानो वह उसके शरीर से किसी अज्ञात वस्तु को सोख रही हो। इसके तुरंत बाद उन्होंने अर्ध परिवर्तित तत्वों को तोड़ दिया और अंततः शीर्ष रैंक एक मैगस का स्थान हासिल किया। लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। चलो चलें, आरोन ने कहा। उसने विनाश को उठाने में मदद की, जो गंभीर रूप से घायल था, और दूधिया सफेद प्रकाश किरणों के बीच गायब हो गया। दिन की घटनाएं उसके लिए पूरी तरह से उलझन भरी थी, इतनी अधिक कि अब उसे बेलिन और लॉन्गबॉटम के बीच होने वाले अंतिम मुकाबले में कोई रुचि नहीं रह गई थी। गुप्त क्षेत्र के बाहर लेलिन ने अपनी ठोड़ी को छुआ और गहराई से सोचा। सिजोफ्रेनिया के लक्षण अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। परोपकारिता, दुष्टता, कमजोरी और अन्य व्यक्तित्वों के लक्षण के साथ साथ तीव्र आत्मघाती प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। ये प्रयोग असफल है। अगर कोई जीवित भी हो तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे विचार उसके दिमाग में आते ही उसे अफसोस होने लगा। इसके तुरंत बाद वह अंतिम स्क्रीन की ओर मुड़े और बोले, पहला टकराव शुरू हो जाए। गुप्त विमान के केंद्र में अधिकांश मैगी का पहले ही सफाया हो चुका था। केवल 2 लोग ही जीवित बचे थे, बेलिन और लॉन्गबॉटम, जिनके शरीर पर कुल मिलाकर 40 से अधिक घाव थे। इसके अलावा ये दोनों लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक दूसरे के करीब आने के कगार पर थे। यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो चैंपियन इन 2 मैगी में से एक से उत्पन्न होगा। आइए इंतजार करें और देखें। मेजबान ने उत्साहपूर्वक घोषणा की कि साइट पर स्क्रीन लगातार जुड़ रही थीं और अंत में 2 आखिरी बड़ी स्क्रीन क्रमशः बेलिन और लॉन्गबॉटम की तरफ विभाजित हो गईं। जैसे ही दोनों मैगी एक दूसरे के करीब आए, दोनों स्क्रीन एक दूसरे में विलीन हो गईं। वे एक बड़ी स्क्रीन बनाने जा रहे थे। हम अंततः पुनः मिलेंगे। बेलिन के मजबूत शरीर कवच में 13 आंखें थीं जिन पर अजीब आकार के चक्रवात बने हुए थे, जैसे कि वे आसपास से कुछ अवशोषित कर रहे हों। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? हरे वस्त्र पहने काल के वेश में खड़े लॉन्गबॉटम ने उपहास किया। चाहे कुछ भी हो, मुझे आज तुम्हें हराना ही होगा, बेलिन ने दृढ़तापूर्वक विश्वास के साथ कहा और अपना क्रॉसबो लॉन्गबॉटम की ओर तान दिया। तस्क, तुम्हें पता है बेलिन, मैं तुम्हें जितना अधिक देखता हूं उतना ही अधिक परेशान हो जाता हूं जब से मैंने तुम्हें पॉटर टाउन में देखा था। इस समय लॉन्गबॉटम ने बेलिन से कहा, लेलिन ने पिछली बार तुम्हें क्यों चुना, मुझे नहीं। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझसे बेहतर है? तो फिर तुम्हें अब भी इसकी परवाह है?
ये सब सुनकर बेलिन का चेहरा उदास हो गया। स्क्रीन के बाहर खड़े अन्य मैगी ने संदेह भरी नजरों से उन दो मैगी को देखा, जो बिना कोई ऊर्जा तरंगें उत्पन्न किए शांत हो गए। तो क्या ये दोनों जादूगर एक दूसरे को पहले से जानते थे? कुछ मैगी ने संदेह भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हुए पूछा। तारांकन शियू, तारांकन। और इसी समय स्क्रीन के बीच में स्थित दो मैगी हिलने लगीं। ऊर्जा कण उनके शरीर से आंधी की तरह बाहर निकले, जिससे अत्यधिक दबाव उत्पन्न हुआ और उनके चारों ओर वायु प्रवाह विपरीत दिशा में चला गया। ट्वाइलाइट जोन में दो रैंक एक मैगी को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते देखना एक असामान्य दृश्य था। लेलिन, जो इन दो मैगी को समझता और जानता था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि अब वे जनता को जो दिखा रहे हैं वह उनकी वास्तविक शक्तियों से बहुत दूर है। तारांकन टकराना, टकराना। तारांकन। हरे और लाल रंग के छायाचित्र हवा में एक दूसरे से इतनी जोर से टकराए कि उनके चारों ओर की हवा संकुचित हो गई और विस्फोट हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप रैंक 2 क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं, लॉन्गबॉटम ने भीषण युद्ध के बीच में बेलिन से कहा। बाहर खड़े मैगी को स्क्रीन के बीच बेलिन और लॉन्गबॉटम के बीच पहली भिड़ंत में कुछ भी अजीब नहीं लगा। यद्यपि ऊर्जा तरंगें केवल रैंक 1 के शिखर पर थीं, केवल बेलिन और लॉन्गबॉटम, जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, एक दूसरे की भयानक क्षमताओं को बता सकते थे। इसके अलावा वे इन क्षमताओं को बिना किसी मामूली स्पिलओवर के नियंत्रित करने में सक्षम थे और रैंक 1 होने का दिखावा बनाए रखा। इतनी ताकत के साथ ये रैंक 2 मैगस के लिए भी एक अच्छा प्रदर्शन होगा। अब इसे छोड़ दो, लॉन्गबॉटम, बेलिन ने कहा, जैसे ही उसकी इच्छाशक्ति थोड़ी कम हुई। मूलतः लॉन्गबॉटम इतने बड़े आकांक्षाओं और आदर्शों वाले व्यक्ति नहीं थे। इसके अलावा जिस मित्र को वह बचपन से जानता था, उससे आमने सामने भिड़ने के लिए भी उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। छोड़ देना, मैं अब हार मान लूंगा। एक भयंकर तूफान के साथ लॉन्गबॉटम के निचले शरीर पर हरे रंग के संक्षारक तरल की बड़ी बड़ी बूंदें बनने लगीं, जिससे एक भंवर का निर्माण हुआ। मृत्यु का भंवर, तारांकन जिला, तारांकन। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। लॉन्गबॉटम ने शक्तिशाली ऊर्जा कणों को उत्सर्जित होते देखकर एक स्क्रॉल को फाड़ दिया, जिससे भंवर का आकार बढ़ने लगा। इससे एक खतरनाक आभा का विकिरण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण रैंक 2 के कुछ जादूगरों के माथे पर बल पड़ गए और वे भंवर के किनारों से तितर-बितर हो गए। ये रैंक 2 मंत्र का स्क्रॉल है। युद्ध के मैदान के बाहर खड़े कुछ जादूगर चिल्लाए। इस तरह की चीज देखना बहुत दुर्लभ था। यहाँ तक कि अगर कोई रैंक 2 मैगस ऐसी चीजें बनाता है, तो बहुत समय और प्रयास बर्बाद हो जाता है और सफलता की भी गारंटी नहीं होती है। इसलिए ये बाजार में बहुत कम ही दिखाई देता है। किसने सोचा होगा कि इतनी कीमती चीज काल के हाथ में होगी? इसके अलावा क्या इस प्रतियोगिता के दौरान इतनी कीमती चीज को बर्बाद करना उचित था? अब सुरक्षा के लिए रैंक 2 मैगस स्क्रॉल का उपयोग करना, क्या इसलिए है क्योंकि उसे एक ही पल में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा? लेलिन ने युद्ध के मैदान के बाहर हल्के से हंसते हुए कहा। यदि कोई अप्रिय घटना नहीं घटती है, तो चैंपियन निश्चित रूप से पश्चिमी क्षेत्र का हमारा काल होगा। रैंक 2 मैगस, जिसने पहले लेलिन से बात की थी, ने कहा, और उसके चेहरे पर गर्व के भाव के साथ उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया। बिल्कुल नहीं, लेलिन ने अपना सिर हिलाया। बेलिन एक भाग्यशाली बच्चा था और वह इतनी आसानी से नहीं हारेगा। तो अब क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हैं? पश्चिमी क्षेत्र के रैंक 2 मैगस ने तुरंत कहा। वह अंदर से बहुत चिंतित था क्योंकि उसे याद आया कि कैसे वह अग्नि बिच्छू मंत्र के साथ पिछली शर्त हार गया था। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आपके खिलाफ दांव लगाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, सर। लेलिन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कोई चिंता नहीं, हम पैसे पर दांव नहीं लगाएंगे, बस परिणाम की एक साधारण शर्त, पश्चिमी क्षेत्र के रैंक 2 मैगस ने कहा। लेलिन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि ये रैंक 2 मैगी पहले ही मैगस बनने के मार्ग पर अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अन्य क्षेत्रों जैसे युवा प्रतिभाओं पर केंद्रित कर दी। पश्चिमी क्षेत्र के इस रैंक 2 मैगस ने पहले भी उस पर विजय प्राप्त की थी। अगर लेलिन इस बार नहीं जीतता, तो उसे उस बेचैनी का डर था जो कुछ सालों तक उसके दिल में बनी रहेगी। विशाल और क्रूर भंवर लगातार फैलती रही, जैसे कोई राक्षस अपना मुंह फैलाता है, और तुरंत ही उसने बेलिन को अपने अंदर समा लिया। ये दृश्य देखकर लॉन्गबॉटम मुस्कुराया। मरना। लॉन्गबॉटम अचानक भंवर के बीच में आ गया और एक हरे रंग की तलवार की मूठ पकड़कर बाहर आया। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन बेलिन के कवच पर लगी 13 आंखें घूरने लगी और पुतली के बीच में असंख्य बारीक बनावट वाले रन निकले, जो बेलिन के शरीर के चारों ओर घूमते हुए एक अजीब पैटर्न बना रहे थे। कवच पर अंकित रून विकसित होने लगे और उनमें से चमकीली किरणें निकलने लगीं। मृत्यु के भंवर से जंग की विशाल लहरें निकलीं, जो कवच पर प्रहार कर रही थीं। फिर भी इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। पा तारांकन। बेलिन ने दहाड़ लगाई और पूरा भंवर आश्चर्यजनक रूप से टूट गया। लॉन्गबॉटम उस तलवार के वार के लिए तैयार नहीं था जो उस पर किया गया था। जंग की लहर। लॉन्गबॉटम के सामने तुरंत एक हरे रंग की गोलाकार लहर उभरी और लगातार हिलती रही, मानो वह बेलिन को बाहर धकेलने की कोशिश कर रही हो।
हालांकि बेलिन का चेहरा शांत बना रहा और उसके ब्लेड से बड़ी मात्रा में ऊर्ध्वाधर आंखों की आकृतियां प्रकट हुईं। जैव बूस्टिंग कवच और तलवार। ऊर्ध्वाधर नेत्र वाली तलवार से ज्वाला की किरणें निकलने लगी तथा सभी हरी लहरें वाष्पित हो गईं। अदम्य शक्ति के साथ इसने सीधे लॉन्गबॉटम की दाहिनी छाती को निशाना बनाया। लॉन्गबॉटम के मुंह के कोने से खून बहने लगा और उसकी छाती पर एक लंबा घाव हो गया। वह हवा में उड़कर जमीन पर गिरा, जिससे खून की एक लंबी धारा बह निकली। तारांकन धमाका। तारांकन उसके पीछे की मिट्टी की कई परतें एक छोटे पहाड़ के रूप में जमा हो गई थीं और अंततः उन्होंने लॉन्गबॉटम के शरीर की जड़ता को संतुलित कर दिया था, जिसके कारण वह रुकने में असमर्थ था। आपने खो दिया। बेलिन शांत भाव से लॉन्गबॉटम के सामने उतरा। उसकी भावनाएं जटिल थीं। उसके चेहरे पर खुशी या जीत का कोई भाव नहीं था। मेरी हार हुई। तुरंत ही लॉन्गबॉटम के चेहरे पर उसकी हार अंकित हो गई। तारांकन खांसी। तारांकन उसने हिंसक रूप से खांसते हुए मुंह में ताज़ा खून भर लिया। भाई बेलिन, मुझे अपनी बहन के बारे में कुछ बातें आपसे बतानी हैं। आपकी बहन के बारे में क्या? लॉन्गबॉटम का परिचित संबोधन सुनकर बेलिन का दिल नर्म पड़ गया। इसके अलावा लॉन्गबॉटम की बहन उसका पहला प्यार थी। बेलिन अपने शरीर को नीचे करने से खुद को रोक नहीं सका। मेरी बहन, वह लॉन्गबॉटम की आवाज़ धीरे धीरे नर्म हो गई, जिससे बेलिन उसके करीब आ गई। वह चाहती है कि तुम मर जाओ। उस स्थिति को देखने के बाद लॉन्गबॉटम के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान उभर आई और उसके हाथ में एक क्रिस्टल बिजली की तरह चमक उठा। अच्छा नहीं है। बेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगातार पीछे की ओर उड़ता रहा। उसका बायो बूस्टिंग कवच लगातार सुरक्षा की परतें जोड़ता रहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बिजली की एक धूसर किरण बेलिन की छाती के सामने फटी और दूधिया सफेद ताबीज को चकनाचूर कर दिया। तारांकन धमाका। तारांकन प्रकाश के एक स्तंभ ने बेलिन को घेर लिया और उसे क्षण भर में गुप्त विमान से गायब कर दिया। टकराना। तारांकन। प्रतियोगिता स्थल पर बेलिन की आकृति दिखाई दी। उसके चेहरे पर अभी भी सदमे और दुख के भाव थे। उसने अपनी छाती के ऊपर के जले हुए हिस्से को देखा और चुप रहा। हा, यद्यपि रणनीति पूरी तरह से वैध नहीं थी, कम से कम मैं जीत गया। पश्चिम से आया जादूगर, जिसने लेलिन के खिलाफ शर्त लगाई थी, तुरंत जोर से हंस पड़ा। ये सही है, आप जीते। मैगी शूरवीर नहीं थे और उन्हें सम्मान संहिता का पालन नहीं करना पड़ता था। भले ही लॉन्गबॉटम की रणनीतियां अतिशयोक्तिपूर्ण थीं और उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी संभव था उसका प्रयोग किया, फिर भी वे निस्संदेह विजेता थे। लेलिन को स्वाभाविक रूप से इस बात को पहचानना पड़ा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस पर कोई दांव नहीं लगाया गया था। हार मान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेलिन के रवैये के कारण वास्तव में इन मैगी को शर्मिंदगी महसूस हुई। वास्तव में जिस मैगस के बारे में आपने बहुत सोचा था वह भी बहुत शक्तिशाली था। वह न केवल सर्वोच्च रैंक एक मैगस के स्तर तक पहुंच गया है, बल्कि वह बायो बूस्टर के प्राचीन मार्ग पर चल रहा है। अगर मैं सही हूं, तो उसका कवच कम से कम एक प्राचीन रैंक 2 बायो बूस्टर से विरासत में मिला था। अगर हम उनकी असली ताकत की तुलना करें तो वह अभी भी काल से आगे निकल जाएगा। लेलिन ने बाहरी तौर पर सिर हिलाया, लेकिन वह इस दावे से सहमत नहीं था। हालांकि बेलिन मजबूत था, लेकिन लॉन्गबॉटम ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उकसाया जा सके। बेलिन की तरह ही भाग्य का पुत्र, उसकी सबसे भयानक डार्क एल्वेन ध्यान तकनीक और अन्य गुप्त कार्ड का खुलासा नहीं किया गया था। बेशक उन दोनों ने खुद को उन जादूगरों की खातिर दबा लिया था जो उन्हें देख रहे थे, और बेलिन ने खुद अपने तुरुप के पत्ते, भूमिगत शीतकालीन मकड़ी सम्राट को छुपा लिया था। यदि दोनों पक्षों ने परिणामों पर विचार किए बिना लड़ाई लड़ी होती तो दोनों पक्षों के जीतने की समान संभावनाएं होती। अब तक लॉन्गबॉटम ने गुप्त विमान में बचे हुए कुछ मैगी को खत्म कर दिया था, अपने विरोधियों पर हावी हो गया था, और मेजबान ने ऊंची आवाज में घोषणा की, चैंपियन पहले ही उभर चुका है। वह पश्चिम से हरे वस्त्र पहने काल है। आइए हम उसका उत्साहवर्धन करें। काल। वहां उपस्थित मैगी ने तुरंत खुशी से जयकारे लगाए और लॉन्गबॉटम का स्वागत किया। हम क्या करने के लिए हैं? क्या हमें उसकी पहचान सार्वजनिक रूप से उजागर करनी चाहिए? हारून ने गुप्त रूप से बेलिन के साथ संवाद किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मुझे पहले भी धमकी दी थी। यदि हम ऐसा करेंगे तो वह तुरंत अपनी साजिश शुरू कर देगा और वहां उपस्थित मैगी को भारी नुकसान पहुंचाएगा। इससे पहले कि हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि वह क्या योजना बना रहा है, ऐसा न करना ही बेहतर होगा। बेलिन हिचकिचा रहा था और अनिर्णायक लग रहा था। भले ही वे गुप्त रूप से कैसे संवाद कर रहे थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब हम अपने चैंपियन और अन्य 30 जादूगरों को मंच पर आमंत्रित करते हैं, ताकि हमारे 9 सबसे प्रतिष्ठित और उच्च रैंक वाले न्यायाधीश पुरस्कार प्रदान करें। मेजबान की आवाज और जयकार के साथ सोने और चांदी से सजा हुआ एक मंच, जो असंख्य किरणों से जगमगा रहा था, धीरे धीरे साइट के बीच से ऊपर उठने लगा। बेलिन, लॉन्गबॉटम और कुछ अन्य मैगी, जिनके इरादे अलग थे, के अलावा 30 मैगी, जिन्होंने पर्याप्त उच्च अंक प्राप्त किए थे, भावुक होकर मंच पर आए। उनके लिए यह प्रसिद्धि का मार्ग था, सफलता का शानदार रास्ता था।
चल दर, वे वास्तव में हमसे पुरस्कार प्राप्त करने को कह रहे हैं। क्या परेशानी है, क्या वे पुरस्कार आगे नहीं दे सकते थे? पश्चिम से आए एक रैंक 2 मैगस ने लेलिन से शिकायत की। ये वास्तव में वह महत्वपूर्ण चरण है जहां नवोदित मैगी अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण श्रेय प्राप्त करते हैं। यद्यपि ये केवल एक समारोह है, फिर भी इसे किया जाना चाहिए। लेलिन मुस्कुराया और उठकर दूसरे रैंक 2 मैगी के साथ सुनहरे मंच पर चला गया। मैं, विजय, रैंक 2 मैगस और ग्लोरियस स्वॉर्ड का गिल्ड लीडर, गंभीरता से घोषणा करता हूं कि पश्चिम का ये मैगस इस सीजन की युवा प्रतिभा प्रतियोगिता का चैंपियन है। बीच में खड़े रैंक 2 मैगस ने घोषणा की और उसी समय लॉन्गबॉटम को रत्नजड़ित एक सुनहरा मुकुट पहनाया। काल काल काल, कई मैगी जयकार कर रहे थे और जयकार की आवाज अन्य जयकारों से दब गई। पहले इनाम प्राप्त करने के अलावा, काल, आपके पास प्रवेश करने के लिए एक गिल्ड चुनने का अवसर है। आपकी पसंद क्या है? विक्ट्री को काल से बड़ी उम्मीदें थीं और इसलिए उसकी आवाज में उत्साह और दबाव के साथ साथ प्रलोभन की भावना भी थी। मेरी पसंद स्पष्ट है। लॉन्गबॉटम ने जानबूझकर कुछ देर तक हिचकिचाहट दिखाई और फिर कहा, बेवकूफों, ये स्पष्ट रूप से डार्क एल्वेस है। क्या? अनेक जादूगरों के जबड़े खुले रह गए। उन सभी को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। अच्छा नहीं, हमें उसने धोखा दिया है। दूसरी ओर, बेलिन का चेहरा तुरंत बदल गया, उसके शरीर पर कवच एक बार फिर उभर आया। वह जल्दी से वहां पहुंचना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। मिट्टी की झिल्ली। लॉन्गबॉटम के शरीर से मिट्टी के रंग की अदृश्य फिल्म की एक परत निकली, जिसमें से 9 प्रकाश किरणें निकल रही थीं, जो सीधे मंच पर मौजूद 9 रैंक 2 मैगी जजों पर पड़ रही थीं, जिनके पास हमले से बचने का कोई समय नहीं था। तारांकन कच कच तारांकन। उनके शरीर पर तुरंत ही गहरे नीले रंग की बर्फ की परत फैल गई और सभी 9 मैगी बर्फ की मूर्तियों में जम गए। बर्फ की मूर्तियों में रैंक 2 के असंख्य मैगी में क्रोध या भय के जीवंत भाव थे। इस अचानक परिवर्तन से वहां उपस्थित सभी जादूगर स्तब्ध रह गए। लंबा तल, आप क्या कर रहे हो? मास्टर लेलिन को अभी रिहा करो। पहले से ही जमे हुए लेलिन की बर्फ की मूर्ति को देखकर बेलिन ने अपने अंदर के क्रोध को दबा लिया। वह मूल रूप से अपना दिखावा खत्म करना चाहता था और मास्टर लेलिन को एक बड़ा आश्चर्य देना चाहता था। इसके अलावा, बेलिन अपने दिल की गहराइयों से लेलिन का सम्मान करता था और उसके साथ एक शिक्षक की तरह व्यवहार करता था। लॉन्गबॉटम की हरकतें देखकर उसे तुरंत गुस्सा आ गया। काल, आप क्या कर रहे हो? मंच पर मेजबान का चेहरा तुरंत अधिक गंभीर हो गया, उसके शरीर से एक शिखर रैंक एक ऊर्जा तरंग की किरण फूट पड़ी। तारांकन बूम, धमाका, तारांकन। मंत्र की 2 किरणों ने एक बर्फ की मूर्ति की सतह पर हमला किया, फिर भी ये पूरी तरह से बेकार था और बर्फ की मूर्ति की क्रिस्टल स्पष्ट सतह पर कोई निशान नहीं छोड़ सका। कोई फायदा नहीं है। अंधेरे कल्पित बौनों की कुलमाताओं ने ठंडे रसातल के इस सार को निकालने के लिए 1000 साल का उपयोग किया। यहां तक कि रैंक 2 मैगी भी इसे दूर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लॉन्गबॉटम की आवाज धीमी थी। लेलिन के बारे में, मैं उसे बहुत समय से मारना चाहता था और अब वह अंततः मेरे हाथों में है। क्या आपको लगता है कि मैं इस अवसर को आसानी से जाने दूंगा? हाहा, अब लॉन्गबॉटम ने सारे प्रतिबंध हटा दिए थे और वह पागलों की तरह हंसने लगा। तारांकन धमाका। तारांकन एक प्रकाश किरण चमकी। लॉन्गबॉटम ने अपने शरीर पर त्वचा परिवर्तन मंत्र हटा दिया और अपनी मूल उपस्थिति वापस पा ली। उसी समय उनके शरीर से समुद्र की उफनती लहरों के समान एक प्रबल एवं प्रचंड ऊर्जा निकली। और यह शोर मचाने वाला कौवा, मैं तुम्हें बहुत समय तक सहन कर चुका हूं। लॉन्गबॉटम ने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक गहरे चांदी जैसी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। मेजबान के शरीर को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वह मांस की वर्षा में बदल गया। मंच पर खड़े जादूगर तुरंत पीछे हट गए। उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, ठोस आध्यात्मिक शक्ति। रैंक 2 मैगस। ये क्रांतिकारी सेना का नेता है, लॉन्गबॉटम। मैंने एक बार उसका चेहरा एक तस्वीर में देखा था। अब तो बहुत देर हो चुकी है। आक्रमण करना, लॉन्गबॉटम चिल्लाया। तारांकन स्विश स्विश। तारांकन प्रतियोगिता स्थल के चारों ओर असंख्य छायाएं प्रकट हुईं, जो जादुई स्क्रॉल को फाड़ रही थीं। काले बादलों ने तुरंत ही पूरे क्षेत्र को ढक लिया और बड़ी संख्या में छोटी छोटी मकड़ियां काले बादलों से बाहर निकल आईं। मकड़ियां लगातार धागे उगलती रहती हैं, जिससे कुछ ही समय में पूरा क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ जाता है। दूर से देखने पर सफेद रेशमी दीवार से घिरा प्रतियोगिता स्थल एक विशाल कोकून जैसा लग रहा था। बेलिन का चेहरा धुंधला गया और उसके शरीर की आभा फूट पड़ी। उन्होंने लॉन्गबॉटम को प्रतिद्वंद्वी माना। तो आपका लक्ष्य न केवल 9 जज थे, बल्कि इस प्रतियोगिता स्थल के सभी मैगी भी थे। वह मन ही मन हैरान हो गया। ट्वाइलाइट जोन के लगभग 20% कुलीन मैगी घटनास्थल पर मौजूद थे और यदि वे सभी यहां मर गए तो यह मनुष्यों के लिए एक भयानक झटका होगा। मारना। इस समय भीड़ के बीच छिपे काले कपड़े पहने लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और कई और मकड़ियों ने कोकून के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया और मानव जादूगरों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। रेशम की बड़ी मात्रा को एक साथ जोड़कर एक संरचना बनाई गई, जिससे मानव मैगी कमजोर हो गए, जबकि उनके विरोधियों को ताकत मिली।
तुरंत ही चारों ओर रोशनी चमकने लगी और विस्फोट होने लगे। इस बाधा के कारण मानव मैगी का बच निकलना असंभव हो गया। कुछ जादूगरों ने, जिनकी आंखें लाल हो गई थीं, सभी दिशाओं में मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे अराजकता और बढ़ गई। ये सिर्फ क्रांतिकारी सेना के लोग नहीं हैं। बेलिन ने काले वस्त्र पहने हुए अनेक मैगी को देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। हाँ, बिल्कुल, इस समय लॉन्गबॉटम को कोई परेशानी नहीं थी। अंधेरे कल्पित बौनों की कुलमाताएं पहले ही इस क्षेत्र में घुसपैठ कर चुकी हैं। कुछ ही समय बाद खून बहेगा और अंधेरे कल्पित बौने भूमिगत दुनिया पर राज करेंगे। लॉन्गबॉटम का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। तुम पागल हो, बेलिन ने दहाड़ते हुए लॉन्गबॉटम पर हमला किया। जीवन अवशोषण, लॉन्गबॉटम चिल्लाया और उसके पीछे एक मकड़ी की बड़ी काल्पनिक छवि प्रकट हुई। पिछले कुछ समय की तुलना में छवि और भी बड़ी हो गई थी तथा उसमें भयावह आभा भी आ गई थी। मकड़ी की आंखों से एक मानवीय प्रकाश देखा जा सकता था, मानो अब उसमें अपनी बुद्धि आ गई हो और वह जीवित हो गई हो। अरु, बेलिन ने कुछ देर तक सीटी बजाई और एक सुनहरा प्रेत दर्शकों के बीच से एक छोटी सी दरार से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। इसका आकार अचानक बढ़ गया और पलक झपकते ही ये 2 मंजिल ऊंचा हो गया। यह एक विशाल, सुनहरी भूमिगत शीतकालीन मकड़ी थी। उसके शरीर पर धारियां उसे बहुत ही सुंदर एहसास दे रही थी और लॉन्गबॉटम की पीठ पर वह प्रेत छवि लगातार गुर्रा रही थी, मानो उसके सम्मान को चुनौती दी जा रही हो। भूमिगत शीतकालीन मकड़ी सम्राट, तो तुम सचमुच पवित्र प्राणी की चोरी के लिए जिम्मेदार पापी हो। लॉन्गबॉटम की आंखों में ठंडी चमक फैल गई और उसके शरीर से हवा की कई धूसर हरे रंग की धाराएं निकलने लगीं। आह आह, 2 छोटी चीखें सुनाई दीं। ये 2 सरकारी जादूगरों की थीं, जो दुर्भाग्यवश हवा के झोंकों की चपेट में आ गए थे। जैसे ही वे भूरे हरे रंग की हवा के संपर्क में आए, उनके शरीर मुरझा गए और वे सूखी लाशों में बदल गए, जिनकी मौत अतुलनीय रूप से दयनीय तरीके से हुई थी। तुम उस जीवन शक्ति को लूटने का दुस्साहस कर रहे हो जो तुम्हारी नहीं है। देर सवेर तुम भी इसके द्वारा निगल लिए जाओगे। बेलिन के चेहरे पर गहरी उदासी थी जब वह भूमिगत शीतकालीन मकड़ी सम्राट पर सवार था। वह एक वीर योद्धा की तरह दिख रहा था। आप कैसे समझेंगे कि जीवन अवशोषण कितना शानदार है? लॉन्गबॉटम ने बेलिन को केवल एक ठंडा जवाब दिया। इस बीच विशालकाय मकड़ी की प्रेत छवि आगे बढ़ी। हवा की अजीब धाराएं ब्लैक होल की तरह थीं जो लालच से बेलिन के भीतर की जीवन शक्ति को चूस रही थीं। बेलिन के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए जब उसने अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर एम्परर को थपथपाया और लॉन्गबॉटम से टकराया। 2 रैंक 2 मैगी के बीच टकराव से बने ऊर्जा कणों ने तबाही मचा दी क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को भेजा जो इतने बदकिस्मत थे कि वे उड़ते हुए आवारा कणों की चपेट में आ गए। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। भूरे हरे भंवर के भीतर एक विशाल सुनहरे मकड़ी पर सवार एक शूरवीर लाल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। वह भंवर के हृदय की ओर बढ़ते हुए किसी प्राचीन ड्रैगन वध करने वाले राजकुमार की तरह लग रहा था। लड़ाई का स्थान बदलता रहा और इसके कारण कुछ चरण पूरी तरह नष्ट हो गए। इस समय 9 न्यायाधीश फंस गए थे। रैंक 2 मैगी पहले से ही इस पूरे प्रतियोगिता क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली थे। बेलिन और लॉन्गबॉटम के मैच का परिणाम यहां सभी मैगी के जीवन या मृत्यु का फैसला भी कर सकता है। इसलिए क्रांतिकारी सेना और डार्क एल्व्स के साथ युद्ध करते समय भी कई मैगी ने कुछ ऊर्जा बचाकर युद्ध देखने की कोशिश की। जिस चीज ने उनका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह थी मंच पर रखी 9 बर्फ की मूर्तियां। ये मागी अच्छी तरह जानते थे कि उनके बचने की संभावना का एक छोटा सा हिस्सा बेलिन पर निर्भर था, जबकि इसका अधिकांश हिस्सा इस बात पर निर्भर था कि क्या ये रैंक 2 मागी अपने प्रतिबंधों को तोड़ सकते हैं। यहां तक कि लॉन्गबॉटम भी 9 रैंक 2 मैगी के संयुक्त हमलों के तहत धूल में मिल जाएगा। खांसी, जागो मेरे प्रभुओं। इसी समय एक कोने में रोशनी चमकी और एक भूरे बालों वाला मैगस प्रकट हुआ। उन्होंने मंत्रोच्चार किया। एक विशाल धधकता हुआ अग्निगोला 9 मूर्तियों पर गिरा और सोने चांदी से बने मंच को आग के समुद्र में बदल दिया। ये जादूगर तब निराश हो गया जब उसने देखा कि आग की लपटें जल्द ही सफेद बर्फ की परत के नीचे बुझने लगी हैं। घना बर्फीला कोहरा छाया रहा और पूरा पोडियम बर्फ और हिम में तब्दील हो गया। इस बीच 9 बर्फ की मूर्तियों का एक कोना भी पिघला नहीं था। यह ऊर्जा की कितनी बर्बादी है। ये रसातल से आने वाली बर्फीली हवा है और यह रैंक 2 मंत्र है जो लंबे समय तक कायम रह सकता है। लॉन्गबॉटम ये सब देखकर ठंडी हंसी हंसने लगा। उसके आदेश की प्रतीक्षा किए बिना काले वस्त्र पहने कुछ डार्क एल्फ विशेष रक्षक आगे बढ़े और ग्रे वस्त्र पहने मैगस के साथ युद्ध शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद एक तेज खंजर उसकी छाती में घुस गया। ये देखने के बाद उसे बचाने की योजना बना रहे सभी जादूगर चुप हो गए तथा उन्होंने न्यायाधीशों को बचाने के सभी विचार त्याग दिए। उनमें से अधिकांश अपने विरोधियों से अलग होकर सफलतापूर्वक इस स्थान को छोड़ना चाहते थे। इस समय क्षेत्र में लड़ाई अधिक क्रूर और तीव्र हो गई। प्रतियोगिता क्षेत्र के बाहर अभी भी सब कुछ शांत नहीं हुआ था। तारांकन टेंग 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 तारांकन। दूर क्षितिज पर अचानक एक काली रेखा दिखाई दी। ये धीरे धीरे बंद हो गया और दोनों छोर सिकुड़ने लगे और ऐसा लगा जैसे ये रेखा पूरे प्रतियोगिता क्षेत्र को घेर लेगी।
जब काली परछाइयां करीब आईं, तो ये देखा जा सका कि वे वास्तव में कुलीन भूमिगत शीतकालीन मकड़ी शूरवीर थे। वहां बड़ी संख्या में डार्क एल्वेन मैगी थे, जिनमें कई मातृसत्तात्मक महिलाएं और यहां तक कि आन्या भी शामिल थीं। उस क्षेत्र को सील कर दो और किसी भी मनुष्य को भागने मत दो, आन्या ने आदेश दिया, और फिर बीच में बने कोकून की ओर इशारा किया। एक कोमल आवाज हर शूरवीर के कानों तक पहुंची। महारानी के लिए लड़ो, महारानी के लिए लड़ो। कई डार्क एल्वेन अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर शूरवीरों ने खुशी मनाई और फिर अपने हमले शुरू कर दिए। संयुक्त पृथ्वी संकट मंत्र के लिए तैयार हो जाओ। शुरू करना। इस समय भूरी पीली रोशनियां चमक उठीं और भूमिगत शीतकालीन मकड़ी शूरवीरों के सामने अनगिनत गड्ढे दिखाई देने लगे। वे लंबी खायों की तरह थीं, जिनमें मिट्टी की कीलें ऊपर की ओर चुभ रही थीं और शूरवीरों को उनके मार्ग में रोक रही थीं। कुछ शूरवीर बहुत तेजी से आगे बढ़े और खाई में गिर गए। उनकी छाती, भुजाएं, जांघें और यहां तक कि चेहरे भी मांस की तरह छिद गए थे। जो लोग अभी मरने वाले थे वे दर्द से चिल्लाते रहे। 3 आकृतियां हवा में दिखाई दी, जिससे आन्या की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के रक्षक सभी आ गए हैं। राज्य के उस बूढ़े रक्षक के बारे में क्या ख्याल है? मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरी रोशनी चमकी और बूढ़ा रक्षक आन्या के सामने प्रकट हुआ। यद्यपि वह कमजोर लग रहा था और उसमें कोई खास आभा नहीं थी, फिर भी आन्या को ऐसा लग रहा था जैसे कोई महान शत्रु उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, आन्या, डार्क एल्व्स के मुकुट का उपयोग ट्वाइलाइट जोन में प्रवेश करने के साधन के रूप में करोगी, यहाँ तक कि डार्क एल्वेन शूरवीरों को भी इसके बारे में बताए बिना। उसने उसका अभिवादन करते हुए हल्का सा मुस्कुराया। डार्क एल्व्स का मुकुट डार्क एल्वेन साम्राज्य के अधिकार का प्रतीक था। यह एक बहुत शक्तिशाली जादुई कलाकृति भी थी। इसका कार्य बहुत सरल था, जो कि लोगों के एक बड़े समूह और उनके वाहनों की ऊर्जा आभा को छुपाना था। मुख्य बात यह थी कि इससे युद्ध का रुख पलट सकता था। हालांकि हर बार इसका उपयोग करने के बाद इसे 50 साल के इंतजार के बाद ही दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि जादुई कल्पित बौनों की इस विरासत में मिली जादुई कलाकृति का लापरवाही से उपयोग नहीं किया जा सका। अब डार्क एल्वेन क्राउन अंततः अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है और केंद्रीय क्षेत्र में असंख्य डार्क एल्वेन सेनाओं को ढाल बना सकता है, जिससे प्रतियोगिता क्षेत्र में लगभग सभी मैगी का सफाया हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्र के रक्षक जो मर चुका है को छोड़कर सभी प्रभु रक्षक यही हैं। यह क्या है? क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? आन्या के हाथों के ऊपर एक छोटा हरा भंवर दिखाई दिया, जो रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था। इसने सभी का ध्यान उस भंवर की ओर आकर्षित किया, जिसका उद्देश्य मानव आत्माओं को अंदर खींचना था। जब हमने रक्षकों की भूमिका निभाई थी, तब ट्वाइलाइट जोन और मानव जाति की रक्षा करना हमारी प्रतिज्ञा थी। यह ऐसा सम्मान है जिसके लिए हम अपना जीवन भी दे सकते हैं। गाजियन का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह बुढ़ापे से मरने वाला है। हालांकि उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। आन्या ने महसूस किया कि हालांकि गाजियन की जीवन शक्ति एक बुझती हुई ज्वाला की तरह थी, फिर भी उसमें से प्रकाश और गर्मी निकल रही थी, जिससे वह चिंतित भी हो गई। इन कुछ रक्षकों के पीछे से मित्र राष्ट्र मैगस सेना प्रकट हुई और अंधेरे कल्पित बौनों का सामना किया। वास्तव में योजना लीक हो गई थी। कौन था? आन्या की भौहें सिकुड़ गईं और फिर सीधी हो गईं। जो भी हो, हमने अंततः आपके 9 रैंक 2 मैगी को नियंत्रित कर लिया है। प्रतियोगिता क्षेत्र में अभी भी कई विशिष्ट मैगी और अनुचर मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। आक्रमण करना। विरोधी मैगी की तैयारी पूरी होने का इंतजार किए बिना आन्या ने तुरंत डार्क एल्वेन मैट्रियार्क को हमला करने का आदेश दिया। अपने शरीर की एक झलक के साथ वह किसी तरह हवा से गायब हो गई और जब वह पुनः प्रकट हुई तो वह राज्य के संरक्षक के सामने थी। एक सुंदर हथेली अपने साथ एक भयावह शक्ति लेकर आए और बूढ़े आदमी की छाती की ओर दबाई गई। तैरती हुई रोशनी। बूढ़े रक्षक की आंखों की रोशनी तेज हो गई और वह चिल्ला उठा। प्रकाश की असंख्य छोटी किरणें लगातार निकलकर उसके सामने एक सुरक्षा कवच बना रही थीं। जिस क्षण आन्या का हाथ ढाल से स्पर्श हुआ, एक धीमी ध्वनि उत्पन्न हुई और अचानक धरती कांप उठी, यहां तक कि अंतरिक्ष भी कांपने लगा। बूढ़े आदमी, तुम्हारी जीवन शक्ति तुम्हें कितने समय तक जीवित रख सकती है? आन्या के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और वह लगातार हमले करती रही। उसके पीछे एक जबरदस्त भंवर बन गया और जो भी मैगस उसमें समा गया, वह क्षण भर में सूखी लाश में बदल गया। संयोजन मंत्र पैटर्न सक्रिय किया जा रहा है। अन्य 3 क्षेत्रों के रक्षकों के हाव भाव बहुत बदल गए और ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना मन बना लिया हो। वे आकाश की ओर बड़े और भारी मात्रा में हरे धागे छोड़ते हुए राज्य के संरक्षक से जुड़ गए। प्रकाश बल की प्रचंड किरणों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अगली बार जब वह बाहर आया तो वह पहले से ही एक सुंदर और प्रसन्नचित अधेड़ व्यक्ति बन चुका था। यदि उनके आसपास की परिचित आध्यात्मिक आभा न होती तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। जहां तक अन्य 3 रक्षकों की बात है तो उनकी उम्र स्पष्ट रूप से बढ़ने लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आन्या ने अपने होंठ काटे। वह स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि 3 रैंक 2 मैगी अपनी जीवन शक्ति गाजियन को सौंप रहे थे।
हालांकि इसका मतलब यह था कि आज के बाद उन चारों की सारी जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी और वे अपनी जान गंवा देंगे। सभी बाधाएं व्यर्थ हैं। आज से डार्क एल्व्स ट्वाइलाइट जोन पर राज करेंगे। आन्या बुदबुदाई और उसकी पीठ से एक गहरे भूरे रंग की छाया उस क्षेत्र पर फैल गई। अंधेरे धूसर संसार में पौधों और जानवरों का जीवन समाप्त हो गया तथा वे आश्चर्यजनक गति से राख में बदल गए। विल्टिंग डोमेन, आन्या ने धीमी आवाज में चिल्लाया और डोमेन के भीतर भूमिगत शीतकालीन मकड़ी शूरवीरों के शरीर से भूरे प्रकाश का एक चक्र फूट पड़ा, जिससे वे और भी अधिक साहसी और भयंकर हो गए। जहां तक उन शत्रुओं का प्रश्न है जो इस क्षेत्र से प्रभावित हुए थे, उन्होंने शीघ्र ही पाया कि उनके शरीर वृद्ध हो रहे हैं तथा उनकी जीवन शक्ति लुप्त हो रही है। एक झूठा डोमेन। आन्या, शुरू से लेकर अंत तक तुम हमेशा मुझसे आगे रही हो। रक्षक, जो एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसा दिख रहा था, ने आह भरी और फिर बड़ी मात्रा में सुनहरा प्रकाश बाहर निकाला जो एक विशाल सूर्य के समान था। दोनों क्षेत्र एक दूसरे से टकराए और हवा बिखरने लगी, जिससे जबरदस्त स्थानिक विकृतियां उत्पन्न हुईं और फिर विस्फोट हो गया। जमीन पर मैगी ने खायों को अपनी रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि डार्क एल्व्स अभी भी अपने हमले जारी रखे हुए थे। उस समय पूरा क्षेत्र युद्ध के दृश्यों से भर गया था। मैगी ने अपनी सारी ऊर्जा यहीं खर्च कर दी और उनके पास विशाल कोकून को तोड़ने तथा अन्य को बचाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची। विशाल सफेद कोकून गर्व से खड़ा था और यदि जादू भी उसे छू लेता तो भी वह सुरक्षित रहता और अपनी अपार रक्षात्मक क्षमता प्रदर्शित करता। यहां तक कि यदि रैंक 3 मैगी के बीच लड़ाई से कुछ बिखरे हुए निशान भी इसे कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तो कई छोटे मकड़ियों रेंगते हुए और इसे पैच करने के लिए धागे थूकते हुए आएंगे। ऐसी शक्तिशाली पुनर्योजी क्षमता के कारण अखाड़े के अंदर और बाहर मौजूद मैगी को निराशा का अनुभव हुआ। क्या तुम्हें अभी तक नहीं मिला? विनाश ने एरोन की ओर देखा। अब वे एक दूसरे की पीठ पर खड़े थे। चांदी सफेद उल्का तलवार के हिस्से तैर रहे थे, क्रांतिकारी सेना के मैगी अंधेरे कल्पित बौने और अनगिनत छोटे मकड़ियों के हमलों को झेलते हुए। युद्ध के मैदान पर स्थिति वैसी ही थी जैसा कि लॉन्गबॉटम की टीम चाहती थी, और यह उस तरीके से आगे बढ़ रही थी जिससे उन्हें लाभ हो रहा था। न केवल 9 सबसे शक्तिशाली रैंक 2 मैगी को प्रतिबंधित कर दिया गया था, बल्कि उनके अपने पक्ष के भी कई लोग चुपके से अंदर घुस आए थे। इस अप्रत्याशित हमले में, जिसका कोई भी समय पर जवाब नहीं दे सका, कई मैगी अपने साथियों की बाहों में मर गए। इसके अलावा प्रतियोगिता क्षेत्र के भीतर लॉन्गबॉटम ने भी कुछ व्यवस्था की थी। अभी तक नहीं, एरन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। लॉन्गबॉटम की साजिश बहुत जटिल है। उन्होंने वास्तव में हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वयं का उपयोग किया तथा युद्ध की कुंजी युद्धभूमि में ही छोड़ दी। उसने अपनी तलवार की मूठ को लहराया और तेज सफेद रोशनी ने हवा में तलवार के धागों को काट दिया। इन धागों की पहचान करना बहुत कठिन है, जो पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। जिस क्षण वे शरीर के चारों ओर घूमते हैं, वे आध्यात्मिक और जादुई शक्ति का उपभोग करेंगे, जिसका उपयोग मंत्र निर्माण के संचालन को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस जादू टोने को तोड़ने के लिए हमें इसका केंद्र खोजना होगा, लेकिन मैं इसे अपनी भविष्यवाणियों में नहीं देख सकता। एरन की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गहरी थी। दादाजी मलिन, क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि एक और भी अधिक शक्तिशाली मैगस महत्वपूर्ण भाग को छुपाने के लिए भाग्य की शक्ति का उपयोग कर रहा है। इसे अपनी भविष्यवाणियों से छिपाने में सक्षम होने के लिए यह एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम रैंक 2 पर। मुझे ये भी संदेह है कि यह व्यक्तिगत रूप से रैंक 3 डार्क एल्वेन मैट्रियार्क हो सकता है। दादाजी मलिन की आवाज़ गंभीर थी। तो फिर हम केवल उन स्थानों पर एक एक करके खोज कर सकते हैं जहां ऊर्जा अभिसरित होती है। हारून की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने अचानक अपनी तलवार दाहिनी ओर उठाई। तारांकन विंग। तारांकन आकाश में सफेद रोशनी की धारियां चमक उठी और एक डार्क एल्फ के चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था, क्योंकि उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। बुरी तरह क्षतिग्रस्त शव जमीन पर गिरा हुआ था। बड़ी मात्रा में ताज़ा खून और बहुरंगी आंतें बाहर बह रही थीं। अव्यवस्था। एरोन ने सोचा कि यह तो घोर अराजकता है। क्रांतिकारी सेना के कई जादूगर, डार्क एल्व्स, साथ ही बुलाए गए जीव सभी विशाल क्षेत्र में लड़ रहे थे, और यहां तक कि कुछ जादूगर गुप्त रूप से अपने प्रतिद्वंद्वियों से बदला ले रहे थे। इन खूनी लड़ाइयों के कारण स्थिति और भी अराजक हो गई। बिल्कुल मध्य में, बेलिन अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर सम्राट की सवारी कर रहा था। वह और लॉन्गबॉटम अंतिम मुकाबले के बीच में थे। 2 रैंक 2 मैगी के बीच लड़ाई से उत्पन्न ऊर्जा हर जगह फैल गई और आसपास के मैगी स्वचालित रूप से उनसे दूर हो गए। युद्ध के मैदान से कुछ ही दूरी पर 9 बर्फ की मूर्तियां खड़ी थीं। रैंक 2 मैगी के बीच लड़ाई से उत्पन्न आवारा तरंगों के बावजूद उनमें से किसी को भी जरा सी भी चोट नहीं पहुंची, जिससे उनके और आसपास के पूर्ण अव्यवस्था के बीच एक तीव्र विरोधाभास पैदा हो गया। उनके चारों ओर सूखी लाशों का घेरा भी था, और वे ट्वाइलाइट जोन के जादूगर थे जो गुप्त रूप से रैंक 2 के लॉर्ड्स को खोलना चाहते थे। यहां तक कि एक प्राचीन विरासत और अपने जादुई पालतू जानवर के रूप में रैंक 2 की ताकत के साथ एक भूमिगत शीतकालीन मकड़ी सम्राट के साथ, आप अभी भी मुझसे नहीं जीत सकते, क्योंकि कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। इस समय रैंक 2 की लड़ाई अपने अंत के करीब थी।
लॉन्गबॉटम का चेहरा काली गैस से भर गया और उसके पीछे मकड़ी की काल्पनिक छवि उसके शरीर में घुस गई। उसके चेहरे के भाव विकृत होने लगे। सभी जीवित चीजें विघटित हो जाती हैं और पृथ्वी पर वापस लौट जाती हैं। एक बहुत ही गहरी ठंडी आभा ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया और वहां मौत जैसी शांति छा गई, मानो वे सर्वनाश में प्रवेश कर गए हों। लॉन्गबॉटम अचानक ही मृत्युदंड देने वाले देवता की तरह हो गया। सटीक कदमों से नाचता हुआ वह बेलिन के सामने की ओर बढ़ रहा था। मोहर हथेली के प्रहार से बेलिन खून खांसते हुए उड़ गया और फिर वह भूमिगत शीतकालीन मकड़ी सम्राट के सिर के ऊपर खड़ा हो गया। ची तारांकन भूमिगत शीतकालीन मकड़ी सम्राट अरु ने तीखी आवाजें निकाली जो क्रोध या आतंक की हो सकती थीं। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि लॉन्गबॉटम ने एक पतली मुंह वाली काली धातु की बोतल निकाली। उसी क्षण उसके हृदय में एक आसन विपत्ति की भावना भर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी कुलमाता की दयालुता की सराहना करने से चूक गए? महान कुलमाता आपसे निपटने में असमर्थ थी, इसीलिए उन्होंने आपको पवित्र भूमि में रहने और एक पवित्र प्राणी बनने के लिए कहा। अपनी ही जाति के साथ विश्वासघात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लॉन्गबॉटम उस समय प्रसन्न दिख रहा था, विशेषकर तब जब उसने बेलिन के चेहरे पर उत्सुकता के भाव देखे, जब उसने कुछ और घूंट खून थूका था। ऐसा महसूस करते हुए कि जैसे उसने बेलिन से बदला ले लिया है, वह विशेष रूप से रोमांचित था। बोतल के मुंह से छोटी छोटी जंजीरों के धागे निकले और भूमिगत शीतकालीन मकड़ी सम्राट के शरीर को ढक लिया। अरु, बेलिन जल्दी से चिल्लाया। लंबे समय से वे दोनों एक साथ रोमांचक यात्राओं पर गए थे और तभी से वह अरु को एक ऐसा साथी मानता था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। अब जब ये धीरे धीरे सील किया जा रहा था तो वह बेहद चिंतित था। तारांकन। हालांकि उसी समय वह अचानक गिर पड़ा और उसके मुंह से भूरे हरे रंग का खून निकल आया। लॉन्गबॉटम की नाश और मुरझाने की शक्ति ने उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया था और लगातार उसकी जीवन शक्ति को निगल रही थी। इस स्थिति में बायो बूस्टिंग कवच को भी यह एक जटिल समस्या लगी और अधिक समय दिए बिना वह इसे दूर नहीं कर सका। बेलिन केवल देख सकता था कि कैसे अलू का शरीर से कुर्ता गया जब तक कि वह धातु की बोतल में समा नहीं गया। क्या तुमने देखा? ऐसा ही उन सभी के साथ होता है जिन्होंने पहले आपकी मदद की है, चाहे वह लेलिन हो या ये भूमिगत शीतकालीन मकड़ी सम्राट। लॉन्गबॉटम की आवाज स्पष्ट और ठंडी थी जब उसने बोतल को सील किया और फिर उसे अपनी छाती में रख लिया। वह बिना किसी जल्दबाजी के बेलिन के सामने चला गया। कैसा है? क्या आप हिलने डुलने में असमर्थ हैं? मेरी मृत्यु क्षय को झेलना इतना आसान नहीं है। तारांकन धमाका। तारांकन उसने बेलिन को एक जोरदार किक मारी जिससे वह दसियों मीटर दूर जा गिरा, उसका चेहरा घसीट गया और एक विशाल खाई बन गई। कवच की सुरक्षा के बावजूद बेलिन का रंग पहले लाल हुआ और फिर पीला पड़ गया और उसके बाद हड्डियों के टूटने की आवाज आने लगी। बायो बूस्टिंग कवच ने भी कराहने की आवाज निकाली, जो ये दर्शाती थी कि वह इसे सहन नहीं कर सकता था। क्यों? बेलिन ने लॉन्गबॉटम की ओर देखा और दांत पीसते हुए शब्द बोले। क्यों? लॉन्गबॉटम आगे बढ़ा और बेलिन के चेहरे पर पैर रख दिया, जिससे उसका सिर जमीन में धंस गया। तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? लॉन्गबॉटम के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। बैरन ने तुम्हें ही क्यों चुना? आप ही ब्लेजिंग हैमर्स में काम करने वाले क्यों थे? आखिर में लेलिन ने तुम्हें ही क्यों चुना? लॉन्गबॉटम गुर्राया। तो तुम्हें अब भी इन सब से ऐतराज है? बेलिन खांसने लगी और एक बार फिर बेरहमी से उस पर पैर रखा गया, जिससे उसके मुंह में मिट्टी भर गई। बिल्कुल, मुझे इन सब बातों से परेशानी थी, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्गबॉटम पागलों की तरह हंसने लगा। मैगस लेलिन जो मुझे नीची नज़र से देखता था और तुम जो मेरे अवसरों को छीनते रहे हो, अब मेरे सामने मरे हुए कुत्तों की तरह पड़े हो। मैंने एक बार कसम खाई थी कि जो कोई मेरा अपमान करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अब तुम दोनों ही बचे हो। मुझे देखने दो, क्या मुझे पहले लेलिन का ध्यान रखना चाहिए या आपका? अरे हाँ, मैंने सुना है कि आपकी पत्नी भी है ना? मैंने सुना है कि यह एक कुलीन परिवार में जन्मी पत्नी है। चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। तुम्हारी हिम्मत। बेलिन इतना क्रोधित था कि उसके चेहरे की नसें उभर आईं, लेकिन फिर उस पर क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया। मुझे क्या करना? भाग्य का बच्चा अब हारने को अभिशप्त है। एरोन ने एक डार्क एल्फ के हमले को विफल कर दिया, लेकिन एक संक्षारक मंत्र से उसे चोट भी लगी। जंग खाया हुआ मांस लगातार बढ़ रहा था। भविष्यवाणियों में मुझे कोई आशा नहीं दिखती कि वह स्थिति को बदल देंगे। निश्चित रूप से आशा है। अंधेरे में प्रकाश की ओर देखना ट्वाइलाइट जोन के प्रत्येक मैगस की शक्ति और कर्तव्य है। ट्वाइलाइट जोन के मनुष्य निश्चित रूप से जीवित रहेंगे और मैगी की महिमा अमर रहेगी। उसके पीछे से विनाश ने बड़बड़ाया और उसकी आंखों में धुंध छा गई। क्या चल रहा है? क्या आपने कुछ भविष्यवाणी की थी? एरन चौंक गया और उसने महसूस किया कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति बेहोश हो गया है। क्या गलत? हारून तुरंत पीछे मुड़ा और जो कुछ उसने देखा उससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वीनस कमजोर होकर लेट गई और उसकी छाती के सामने एक तलवार की नोक चांदी की रोशनी के साथ चमक रही थी। ये पहले ही उसके हृदय में घुस चुका था। तू क्यों? मैं अभी तुम्हारा इलाज करूंगा। एरोन को अपनी आंखों के नीचे गर्मी के दो झोंके महसूस हुए।
नहीं, नहीं, विनाश ने अपने खून से भरे हाथ आगे बढ़ाए और दृढ़तापूर्वक एरोन को रोक दिया। केवल मेरी मृत्यु और पवित्र ज्वाला को एकजुट करने की अनुमति देने के साथ साथ उल्का तलवार के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने से ही आप लॉन्गबॉटम के साथ लड़ाई कर सकते हैं। नहीं, 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 वहां कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा। हारून का हाथ कांप उठा और वह दहाड़ने लगा। मूर्ख मत बनो, विनाश ने हल्के से हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोन के चेहरे को सहलाया। मुझ जैसे एक व्यक्ति का बलिदान देने से आप ट्वाइलाइट जोन की संपूर्णता को बचा सकेंगे, इसमें संकोच की क्या बात है। इस समय, यद्यपि उसके होंठ खून की कमी से पीले और फटे हुए हो गए हैं, फिर भी उसका चेहरा चमक से भरा हुआ है और उसे इस तरह देखकर एरोन को बहुत दुख होता है। नहीं, आप यह मेरे लिए कर रहे हैं। आप यह मेरे लिए कर रहे हैं। दूसरे रैंक पर आगे बढ़ने से यह सुनिश्चित नहीं था कि वह लॉन्गबॉटम से मुकाबला कर सकेगा, लेकिन इससे कम से कम उसके बच निकलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। हारून रो पड़ा, उसके चेहरे पर आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। बिना हंसी, उसका स्वर संतुष्टि से भरा था, यह अस्थायी भाग्य। हम दुश्मन बनने को ही किस्मत में थे, फिर भी हम प्यार में पड़ गए। प्रत्येक के साथ धमाका। तारांकन विनाश की हथेली निढाल होकर गिर गई। कुछ ही देर बाद एकाग्रता की एक प्रबल धारा, साथ ही एक गर्म और कोमल सुगंध एरोन की चेतना में प्रवाहित हुई। पवित्र ज्वाला तेजी से घूमने लगी, जिससे एरोन की आभा तेजी से बढ़ने लगी और उसने रैंक 2 मैगस की बाधा को तोड़ दिया। तारांकन स्नैप, स्नैप, स्नैप। तारांकन उल्का तलवार के 3 भाग एक साथ इकट्ठे हुए, जिससे चमकीली चांदी की किरणें निकलने लगी और प्रकाश से एक लंबी और पतली तलवार जो क्रॉस के आकार की थी, धीरे धीरे प्रकट हुई। उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति की आभा जादुई हथियार बनने के स्तर के बहुत करीब है, जो शक्तिशाली तरीके से फैलती है। हारून ने गरजते हुए उल्का तलवार उठाए और वह एक लंबे चाप में तब्दील हो गया और युद्ध के मैदान के बीच में घुस गया। जिस किसी भी जादूगर ने मार्ग में बाधा डाली, चाहे वे ट्वाइलाइट जोन से हों या डार्क एल्वेन साम्राज्य से, सभी उल्का तलवार की शक्ति के तहत हवा में लुप्त हो गए। क्या बात, क्या बात। युद्ध के मैदान के बीच में लॉन्गबॉटम ने विशाल आने वाले चाप को घूर कर देखा। भयंकर आंखों से उसने बेलिन के साथ खेलना बंद कर दिया। एक आग का गोला सीधे उसके सिर पर आकर लगा। तारांकन प्यू। तारांकन उल्का तलवार ने प्रकाश की एक किरण छोड़ी, जो लॉन्गबॉटम द्वारा किए गए हमले पर सटीक निशाना साध रही थी। ऊर्जा की एक महान और शक्तिशाली लहर उग्र लहरों की तरह आगे बढ़ी। हालांकि इस समय लॉन्गबॉटम अभी भी बेलिन को मार सकता था, लेकिन उसे निश्चित रूप से भारी मात्रा में क्षति उठानी पड़ती। रैंक 2 लॉन्गबॉटम की पुतलियां जम गईं। इस स्तर पर ऊर्जा आक्रमण के लिए डिजाइन की गई उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति के अतिरिक्त उसके लिए एक बड़ा खतरा थी। इस प्रकार लॉन्गबॉटम ने एक विकल्प चुना। अपना शरीर हिलाए बिना वह तेजी से पीछे की ओर चला गया। उसकी दृष्टि के सामने भूरे हरे रंग की सुरक्षा कवच की परतें बन गईं। मारना। बीच में एरोन की छवि थी। इस समय जब वह शक्तिशाली तलवार के साथ आगे बढ़ा, आध्यात्मिक शक्ति के चांदी के धागे चाप पर संघनित होते रहे, जिससे इस उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति की तीक्ष्णता तेजी से बढ़ गई। तारांकन टकराना। धमाका। तारांकन लॉन्गबॉटम द्वारा स्थापित सुरक्षा कवच कुरकुरे कागज की तरह फट गया और तलवार की धार लॉन्गबॉटम की आंखों को भी छू गई। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारे साथ। लॉन्गबॉटम के चेहरे पर एक भयावह भाव था और उसके शरीर पर एक मकड़ी की छाया दिखाई दी, जिसका मुंह खुला हुआ था और वह सीधे लंबी तलवार को पकड़ रही थी। स्नैप। हवा में एक हल्के विस्फोट की आवाज गूंजी, जिसके बाद 2 लोगों की आकृतियां उड़कर दूर चली गईं। लॉन्गबॉटम ने अपना चेहरा सहलाया, उसकी बाईं आंख के नीचे खून की धारा बह रही थी। जबकि दूसरी ओर आरोन के हाथ से हड्डी टूटने जैसी आवाज आई, क्योंकि वह तेजी से पीछे हटकर उस स्थान पर पहुंचा जहां बेलिन थी। क्या आप ठीक हो? बेलिन ने अंततः लॉन्गबॉटम द्वारा छोड़ी गई संक्षारक मंत्र की ऊर्जा को अपने भीतर से बाहर निकाल दिया और वह खड़ा हो गया। हालांकि उसने पिछला दृश्य नहीं देखा था, फिर भी उसे लगा कि उसके दोस्त के चेहरे पर अभिव्यक्ति ठीक नहीं थी। आपका मजबूत कवच क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका उपयोग करें। हारून ने बेलिन की ओर देखा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी क्रॉस के आकार की तलवार बेलिन को दे दी। तुम्हारे हाथों में ये जो ऊर्जा प्रदर्शित कर सकता है, वह मेरे हाथों में प्रदर्शित की गई ऊर्जा से कहीं अधिक होगी। अब बेकार की बातों का समय नहीं था। बेलिन ने तुरंत उल्का तलवार को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन हारून की आंखों में मृत्यु जैसी शांति अभी भी उसे डरा रही थी। फिर ये ऐसा क्यों है कि जब भी मैं सफल होने वाला होता हूं, तो हमेशा नई बाधाएं सामने आ जाती हैं। दूसरी ओर लॉन्गबॉटम ने गंभीर भाव से यह दृश्य देखा। तो क्या हुआ? एक और रैंक 2 मैगस होने से कुछ भी नहीं बदलता है। तुम सब आज यहीं मर जाओगे। लॉन्गबॉटम दहाड़ा। उसकी पीठ पर बैठी प्रेत मकड़ी ने अचानक कुछ अप्रत्याशित किया। उसने निर्दयतापूर्वक अपना मुंह फैलाया और अपने तीखे दांत लॉन्गबॉटम के कंधों में घुसा दिए। लॉन्गबॉटम के शरीर से नंगी आंखों से दिखाई देने वाले लाल रंग के धागे निकाले गए और उसकी पीठ पर मकड़ी की छवि लाल हो गई और फैलने लगी।
यद्यपि लॉन्गबॉटम का शरीर लगातार दुबला और कमजोर होता जा रहा था तथा केवल त्वचा और हड्डियां ही बची थीं, जो भयावह लग रही थीं, फिर भी उसके शरीर में ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी, मानो उसकी कोई सीमा ही न हो। जीवन का डार्क एल्वेन अनुष्ठान। हम उसे यह काम पूरा नहीं करने देंगे, अन्यथा वह रैंक 2 के शिखर पर पहुंच जाएगा, भले ही उसे इसके लिए अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़े। एरन की आवाज भारी हो गई, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, उसकी आवाज तुरंत चांदी जैसी हो गई। पुराने दोस्त अरु, इस बार मैं संकोच नहीं करूंगा और परोपकारी रहूंगा। बस तुम रुको, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बेलिन ने उल्का तलवार को कसकर पकड़ लिया। ये हथियार जब किसी शक्तिशाली योद्धा के हाथ में होता था तो कानफोड़ू चीख भी निकालता था। मारना। बेलिन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। उसके कवच पर लगी आंख एक बार फिर खुल गई और एक विशाल प्रतिबंधात्मक आभा अचानक उस स्थान पर आ पहुंची जिसका लक्ष्य था लॉन्गबॉटम, जो केंद्र में था। हा आना आना। लॉन्गबॉटम, जिसका शरीर बहुत दुबला पतला था, जोर जोर से हंसने लगा और उसने एरोन और बेलिन से बातचीत शुरू कर दी। तारांकन धमाका। तारांकन जीवन के अनुष्ठान के बाद न केवल उसकी आभा में वृद्धि हुई, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसमें एक परिवर्तन हुआ हो जिससे उसे बहुत बड़ा बढ़ावा मिला। उसने अपना हड्डीदार दाहिना हाथ बेलिन के हाथों में मौजूद उल्का तलवार के सामने उठाया। बैंग बैंग। तारांकन दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, जिससे धातु से धातु के टकराने की भयानक आवाज निकली। बेलिन के हाथ में मौजूद उल्का तलवार केवल लॉन्गबॉटम के हाथ की त्वचा को ही काट सकती थी, जिसके बाद उसे लॉन्गबॉटम की भुजा द्वारा रोक दिया गया, जो इस्पात से भी अधिक मजबूत थी। हाँ, बेलिन का चेहरा सदमे से भर गया। उसने एक और बार वार किया, लेकिन लॉन्गबॉटम के चेहरे को छेदने वाली लंबी तलवार को उसके दांतों ने जोर से दबाकर रोक दिया। पवित्र ज्वाला। एरन ने लॉन्गबॉटम की ओर इशारा किया। चांदी के धागों से युक्त शुद्ध सफेद ज्वाला की एक लहर गिरी, जिससे लॉन्गबॉटम के शरीर के आसपास का क्षेत्र जलने लगा। लॉन्गबॉटम का मैगस, लबादा, अंगूठियां और अन्य सामान सब धधकती आग में पिघल गए, लेकिन उसका शरीर मजबूत धातु की तरह बरकरार रहा। क्या हो रहा है? इस अवसर का लाभ उठाते हुए बेलिन ने अंततः लंबी तलवार निकाली और आरोन के साथ खड़ी हो गई, जो एक कोने में पीछे हट गया था। जीवन का अनुष्ठान शुरू हो गया है और इस बिंदु पर उसका जीवन उसका नहीं है, ये रसातल की महान माता का है। सीधे शब्दों में कहें तो उसके जीवन का स्रोत स्थानांतरित हो चुका है और उसका शरीर अब केवल एक कठपुतली है। हम उसके शरीर को जो भी नुकसान पहुंचाएंगे उसका कोई असर नहीं होगा। हारून का चेहरा गंभीर हो गया, थोड़ी घबराहट के साथ, लेकिन उसके जीवन का अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कोर को अभी भी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में होना चाहिए। बाद में मैं उसे नियंत्रित करूंगा और चिन्हित करूंगा, बाकी का ख्याल रखूंगा। समझ गया। बेलिन ने सिर हिलाया। आप कैसे जा रहे हैं? वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एरोन पागलों की तरह अंदर आ गया। मरना। लॉन्गबॉटम ने देखा कि आरोन उसकी ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखें प्रतिशोध और हिंसा से भरी हुई थीं। उसने अचानक मुट्ठी बांध ली। काली मुट्ठी एरोन की छाती से टकराए और एक तीखी आवाज निकली। स्नैप। लॉन्गबॉटम का चेहरा अचानक बदल गया और उसने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। उसकी अंगुलियों की हड्डी में पहले से ही छेद कर दिया गया था और काले, ठोस रक्त की धारें देखी जा सकती थीं। क्या हो रहा है? एक साधारण अस्थि छेदन मंत्र मेरी सुरक्षा को कैसे नष्ट कर सकता है? लॉन्गबॉटम के चेहरे पर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था और ऐसा लग रहा था कि वह पीछे हटने के बारे में सोच रहा है। तारांकन। टकराना टकराना टकराना। तारांकन। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हारून के शरीर से कई चांदी की हड्डियां निकलने लगीं और उसकी आंखें सफेद हो गईं। आश्चर्य की बात यह है कि वह लॉन्गबॉटम के पीछे हटने के मार्ग का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम थे। उसके लंबी दूरी के हमले से बचने के बाद वह लॉन्गबॉटम से चिपक गया। हड्डियों में कई छेद एक जाल की तरह काम कर रहे थे और लॉन्गबॉटम को हर जगह छेद रहे थे, लेकिन एरोन की हालत और भी खराब हो गई। उसके शरीर से खून निकलने लगा। हे, यह अस्थि छेदन मंत्र का मेरा उन्नत संस्करण है, आनंद लें। एरन के चेहरे पर पागलपन और राहत का मिश्रण था जब वह चिल्लाया, विनाश, मैं आ रहा हूं। तुम पागल हो। लॉन्गबॉटम दहाड़ा। उसने अपनी मुट्ठियों से हारून की पीठ पर जोरदार प्रहार किया और भयंकर झटकों के कारण जमीन भी हिलने लगी। जल्दी। वहां पर हारून के नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसने एक स्थान को चिन्हित करने के लिए आध्यात्मिक बल का प्रयोग किया। ये लॉन्गबॉटम की पीठ पर मकड़ी के टैटू के पेट क्षेत्र पर फूलों के पैटर्न पर था। अब वह चांदी की रोशनी से चमक रहा था। मारना। बेलिन की अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि एक महान चांदी की आभा जारी हुई थी, जिससे चांदी की सफेद लपटें बन रही थीं। उल्का तलवार पर बड़ी मात्रा में ज्वाला एकत्रित हो गई, जिससे एक भयावह ऊर्जा तरंग पूरे प्रतियोगिता स्थल में फैल गई, जिसके कारण आसपास के मैगी को अनजाने में ही अपना काम रोकना पड़ा। बेलिन के पीछे लगे विशाल पंख उसे आकाश में ले गए, जिससे वह आकाश में उड़ते हुए लाल उल्कापिंड जैसा दिखाई देने लगा। मरना। इस समय बेलिन ने अब हिचकिचाहट और अनिच्छा के लक्षण नहीं दिखाए। लंबी तलवार ने निर्दयतापूर्वक मकड़ी की छवि की सुरक्षा को भेद दिया तथा ब्लेड ने सीधे चिन्हित स्थान को काट दिया। भ्रामक मकड़ी चीखी और उसके 8 पैर अनियमित रूप से कांपने लगे।
अचानक वह नीचे गिर गया। इसके बाद ये काले धुएं में बदल गया और छट गया। उफ! ग्लग! लॉन्गबॉटम का हाव भाव बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। केवल उसके गले के भीतर से लगातार निकलती हुई गुड़गुड़ाहट की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और वे काली हो गईं। तारांकन धमाका! तारांकन लॉन्गबॉटम की लाश जमीन पर गिर गई और धूल का एक बड़ा धब्बा उड़ गया। हम सफल हुए, बेलिन ने खुद से ही बुदबुदाया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपना एक हिस्सा खो दिया हो। उसे खालीपन महसूस हुआ, मानो उसने कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज खो दी हो। सावधान रहो, अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ है। हारून की दोनों आंखें सफेद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर के नीचे खून का एक तालाब बन गया।